कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है मॉक टेस्ट। ठीक है, मतलब आपके एग्जाम में भी तो सभी के सॉल्यूशन जानते हैं, इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। अगर आप लोग यूट्यूब में भी देख रहे हैं तो आपको इन क्वेश्चंस को करने में मजा आएगा, और इससे पॉज कीजिएगा पहले और फिर सॉल्यूशन कीजिएगा। तो यह CSIR नेट क्रैश कोर्स में हुए मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस हैं और उनके सॉल्यूशंस हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन बहुत आसान है, जैसे कि पहले पार्ट से सॉल्व करते हैं। ओके, 20 क्वेश्चंस। सो फिर पार्ट भी करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स कैन बी द ऑर्डर ऑफ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर सम फाइनाइट फील्ड। तो ध्यान रहे, फाइनाइट वेक्टर स्पेस की कार्डिनलिटी हमेशा क्या होती है? अगर आपका V फाइनाइट वेक्टर स्पेस है तो इसकी कार्डिनलिटी हमेशा P⁻R फॉर्म की होगी। ठीक है, सो इसलिए जो भी इनमें से नंबर्स P⁻R फॉर्म के हैं वो सही आंसर होगा, और वो आप डिसाइड कर सकते हैं। आसान सा एक क्वेश्चन था पार्ट सी का। अब आते हैं इस वाले प्रॉब्लम में। ठीक है, लेट V बी अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F, वी रिगार्ड V also as an additive abelian group under vector addition, which of the following statements are true? तो पहला वाला बोला है if F equal to Fp then every group homomorphism T V to V is an F linear transformation। तो कल मैंने आपको हिंट दिया था, कितने लोगों ने किया है? हाथ खड़ा करो, जल्दी से बताओ, ये सही है या नहीं है? किसी ने नहीं किया? ओके, तो देखो दूसरा ये है if F equal to R then every group homomorphism V to V is an F linear transformation, and एक C वाला था राइट, every F linear transformation T V to V is a group homomorphism from V to V। अगर कोई भी हमारे पास, ये तो गलत है राइट, ये तो सही है। आई मीन अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म होगी ही होगी, है ना? सो इफ F इक्वल टू Q देन एवरी ग्रुप होमोमॉर्फिज्म T फ्रॉम V टू V इज एन F लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इसका मतलब क्या है? देखो, इसका मतलब अगर V आपका Q वेक्टर स्पेस है तो एडिटिव होमोमॉर्फिज्म और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सेम होते हैं। तो आपको क्या दिया गया है? T क्या है आपके पास? TX प्लस वाई इक्वल टू TX प्लस TY है। तो इससे आप प्रूव कर सकते हैं कि टी क्यू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। सो सबसे पहले ये प्रूव करना किसी भी पॉजिटिव एन के लिए ये आसान है राइट। TNX इक्वल टू NTX, राइट, आसानी से आप सभी लोग कर सकते हैं। ओके, एक्स को n टाइम्स लिखिए, राइट। सो अब इसके बाद क्या होगा देखो, दूसरा, अब हम क्या करेंगे? -n के लिए, -n के लिए भी आसान है, क्योंकि अगर आप ये करें -nx, ये किसके इक्वल हो जाएगा? मतलब मान लीजिए निगेटिव इंटीजर है तो ये हो जाएगा राइट। सारे लोग मानते हैं इस बात को? ये तो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी है ना। अगर T ऑफ -x क्या होता है? माइनस ऑफ वो होता है राइट। सो अब आपको क्या प्रूव करना है? आपको ये प्रूव करना है, मान लीजिए कोई भी रेशनल नंबर है, Q को पॉजिटिव ले लीजिए। ठीक है, अब आपका गोल ये है, देखिए आपका गोल है ये PQ, कोई भी x है तो क्या होना चाहिए? राइट, ऐसा होना चाहिए, आपका ऐसा गोल है। तो ऐसा करने के लिए आप क्या करिए, ये कंसिडर कीजिए। ओके, तो ये क्या हो जाएगा बताइए? क्यू अंदर जाएगा राइट, मतलब समझ रहे हैं इस बात को आप? हाँ या ना? ऐसा क्यों होगा आपको समझ में आना चाहिए। हाँ, अभी हमने पक्का, राइट। ओके, सो अब आएगा ये, इसके बाद अंदर देखो क्या आएगा, ये P × TX हो जाएगा राइट। अंदर आप Q टाइम्स करेंगे P/QX, P/QX, और इंटीजर्स के लिए मैंने प्रूफ कर दिया है ऊपर राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम आपके पास क्या आ गया? ये आ गया राइट। ठीक है, T/P/QX तो किसी भी रेशनल नंबर के लिए आपका प्रूफ हो गया। अब सेकेंडली मैंने जैसे बताया कि आपका अगर FR हो देन एवरी ग्रुप होमोमॉर्फिज्म इज एन F लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। मैंने बताया ना आपको ये ट्रू नहीं है। ये क्यों नहीं ट्रू है? क्योंकि देखो, जैसे आपने रे एनालिसिस में भी सॉल्व किया होगा इस तरीके की प्रॉब्लम्स, राइट। एफ कोई कंटिन्यूअस फंक्शन है, एक फंक्शन है जो ये सेटिस्फाई करता है और एक भी पॉइंट पर कंटिन्यूअस है, तो एफ की फॉर्म आती है, वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है इस तरीके का, राइट, R to R।
ऐसे मैप देखे होंगे तो, लेकिन R2R ऐसे मैप भी एग्जिस्ट करते हैं जो एडिटिव हैं लेकिन नॉन कंटिन्यूअस है, मैंने आपको बताया ना, लेकिन उनका एक्सप्लिसिट फॉर्मूला देना पॉसिबल नहीं है। ओके, वो कैसे? देखो, मुझे ये कहना चाहिए आसान नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास वेक्टर स्पेस है, कोई क्यू बेसिस ले लो, ठीक है, आपने क्यू बेसिस ले लिया मान लो, ठीक है, क्यू बेसिस बी इक्वल टू, बेसिस हर किसी वेक्टर स्पेस के पास बेसिस होता है, राइट, एवरीवन नोज दैट। अब इसके कोई दो एलिमेंट पिक करो, ए और बी, बेसिस के, मान लीजिए बेसिस है, एंड पिक एनी टू एलिमेंट्स ए एंड बी, ठीक है। अब डिफाइन अ मैप फ्रॉम बी टू वी फर्स्ट, क्या करो, एफ इक्वल टू बी कर दो, एंड फिर सबको फिक्स कर दो, बेसिस के जितने एलिमेंट है, एफ बीटा इक्वल टू बीटा फॉर ऑल बीटा इन बी, समझ गए ये वाला? नाउ यू कैन एक्सटेंड इट क्यू लीनियरली, राइट, ये सबने सीखा होगा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में, कि एनी मैप फ्रॉम बेसिस टू बेसिस कैन बी यूनिकली एक्सटेंडेड, ऐसा, हाँ, ये क्यू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, बट कैन यू प्रूव दैट दिस इज नॉट ऑफ द फॉर्म एफ एक्स इक्वल टू सी एक्स, राइट, आई मीन कैन यू प्रूव ये जो एक्सटेंशन होगा ये ऐसा नहीं होगा, जल्दी से कोई बताओ, क्यों नहीं होगा ऐसा? यू शुड टेल दिस, राइट। देखो, मैंने एक लीनियर मैप डिफाइन किया है जो ए को बी पे मैप कर रहा है, सबको फिक्स कर रहा है, जो सबको फिक्स कर रहा है, तो सी क्या होना चाहिए आप बताओ? कुछ एलिमेंट फिक्स हो रहे हैं ना, यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, सिर्फ एक एलिमेंट से क्या होनी चाहिए सी की वैल्यू? वन। बोलो, वन होनी चाहिए, वन। बट वन। इट्स इंटर, ये ए को बी पे भेज रहा है, तो इट मीन्स वन नहीं हो सकती वैल्यू, राइट, ए और बी तो अलग अलग एलिमेंट है, इसका मतलब ये एफ एक्स इक्वल टू सी एक्स फॉर्म का नहीं होगा, आई मीन आर से आर में ऐसे एडिटिव मैप्स हैं जो लीनियर नहीं है, मतलब आर लीनियर नहीं है, ठीक है, क्यू लीनियर है लेकिन आर लीनियर नहीं है, समझ गए? और आपने अगर अरीना एनालिसिस में आप वो क्वेश्चंस कर रहे थे ना, तो आपको याद होगा, आपने क्यूब तक के लिए पहले आप ऐसे ही प्रूव करते हैं जैसे मैंने ऊपर वाले किया, उसके बाद फिर कंटिन्यूटी यूज करते हैं आप, एक पॉइंट पे ऐसे करके, राइट, कंटिन्यूटी यूज करके फिर इरेशनल के लिए भी प्रूव कर देते हैं, और आपका एफ एक्स इक्वल टू सी एक्स आता है, राइट, ऐसी प्रॉब्लम की है आपने, नेट में आई हुई है ऐसी प्रॉब्लम काफी पहले, अभी नहीं। हाँ, ठीक है, तो ये तीन हो गए। अब आपका काम है पहला वाला करना, इसमें देखो आप वो वेक्टर स्पेस भी, इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस भी पी कैरेक्टर्स, इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस भी फाइंड कर सकते हो, हाँ ठीक है, ये प्रूव, ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा आपने मुझे बताना है, ओके, सो विल यू डू इट, यस और नो? ओके, चलो ठीक है, तो अगले वाले में आते हैं, देखो, let a belongs to MNF and suppose that characteristic polynomial chi ax of a is irreducible over f, which of the following statements are true, ठीक है, a must be diagonalizable over f bar, तो आप बताओ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, सोचो और बताओ, क्या जरूरी इरेड्यूसिबल होगी? जल्दी बताओ, ए कोई मैट्रिक्स है, डायगोनलाइजेबल होगी पक्का? एनीवन? एफ बार माने एफ क्लोजर, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इरेड्यूसिबल होनी चाहिए ओवर है। अच्छा चलो ठीक है, एक आपको मैं फील्ड बताता हूं, एफ पी टी स्क्वायर, ठीक है, इसका एक्सटेंशन है, ये फील्ड है आपका एफ पी टी, और इसका एक्सटेंशन ये एफ पी टी स्क्वायर, राइट, एफ पी टी इज एक्सटेंशन ऑफ डिग्री, बताओ कितने डिग्री का एक्सटेंशन है? टू। 2 डिग्री का, ओके, वो मैंने एल्जेब्रिक क्लोजर लिख दिया, ओके, क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, मैं एक्चुअली बनाना चाहता था यहाँ पे, आई मीन एफ मस्ट बी डायगोनलाइजेबल ओवर, एक्सटेंशन लिखना चाहता था, एनी गिवन एक्सटेंशन, चलो ठीक, एल्जेब्रिक क्लोजर
हमेशा सेपरेबल होगा? तो ये क्वेश्चन आपका, इसका आंसर दो कोई। अगर एफ का कोई एल्जेब्रिक क्लोजर है, एल्जेब्रिक सेपरेबल होगा हमेशा? सर हाँ अगर फाइनाइट होगा जो तब फील्ड है, सेपरेबल होगा। हाँ, ओके, फाइनाइट होगा तब फील्ड होगा, सेपरेबल होगा अदरवाइज। हाँ अमन। अगर जो परफेक्ट फील्ड अगर होता है तो हो जाएगा। राइट। अगर परफेक्ट, हाँ, नॉन परफेक्ट फील्ड पे नहीं हो। चलो ठीक है, एक ऐसे इसमें टी की वो जो है मिनिमल पॉलिनॉमियल ये है ना, एक्स स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। तो इस मिनिमल पॉलिनॉमियल की कैरेक्टरिस्टिक एक मैट्रिक्स बनाओ यहाँ पे, मैट्रिक्स बनाओ जिसकी मिनिमल पॉलिनॉमियल ये हो, बन सकती है राइट। वी हैव अ मैट्रिक्स ओवर दिस फील्ड, इसका नाम एफ रख देते हैं, विद दिस कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल, राइट। कंपेनियन मैट्रिक्स बना सकते हो। तो इसके रूट्स जो होंगे टी, उसकी मिनिमल पॉलिनॉमियल तो यही होगी, राइट, एक्स स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर होगी ना? समझ में आ रही है बात? यस सर। सो ये मिनिमल पॉलिनोमियल के डबल रूट है, एक्स माइनस टी का होल स्क्वायर, राइट। इसमें टू लिख दो, पी की जगह प्राइम टू ले लेते हैं। सो डबल रूट है, तो क्या होगा, ये डायगोनलाइजेबल होगी, डबल रूट है तो अगर। नो सर। ओके, तो इसीलिए क्या होगा, इसीलिए यह डायगोनलाइजेबल होनी जरूरी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये सही है, ये गलत है। अब इफ एफ इज अ फाइनाइट फील्ड देन ए इज डायगोनलाइजेबल ओवर एफ क्लोजर। अब बताओ, अगर एफ यस फाइनाइट सर। फील्ड, क्यों क्यों होगी डायगोनलाइजेबल एफ क्लोजर पे? सर एवरी फाइनाइट फील्ड जो होता है वो परफेक्ट होता है, और हम्म। इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल ओवर परफेक्ट फील्ड जो होता है वो सेपरेबल होता है, मतलब डिस्टिंक्ट रूट होते हैं। ओके, ठीक है। सो ये फाइनाइट फील्ड के केस में सही हो जाएगा। अब इफ एफ इज इनफाइनाइट फील्ड देन ए मे फेल टू बी डायगोनलाइजेबल, ये हमने शो कर दिया, राइट, एफ क्लोजर, है ना? तो ये सही है ना क्वेश्चन? ऐसे क्वेश्चन भी आने चाहिए हमेशा, आर और सी पे ही थोड़ी करेंगे हम, कुछ फील्ड के बारे में हमें नॉलेज भी होना चाहिए। आर और सी वाले तो आप कर ही लेते हो। ओके, चलो अब आते हैं क्यू वाले पर। आप क्या कहते हैं, लेट ए M26Q एंड लेट PX इज इन QX बी एन इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2026, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर गलत भी किया है, ठीक है, जैसा कि मैं देख रहा था। अब देखिएगा कितना मजा आता है इसमें। सो सबसे पहले आपकी जो पॉलिनोमियल है, और सब सब इसको कर सकते हैं, बड़ा आसान है, जिनसे नहीं हुआ वो भी देखो, ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं आपके एग्जाम में। सो अब ये 26 डिग्री की है और इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई कर रही है PX। पी की डिग्री कितनी है आपकी, 2026। अब आप लोगों ने कहा कि पी इन्वर्टिबल होगी, तीन ऑप्शन तो उससे ही डिसाइड हो जाते हैं, राइट। आई थिंक ए बी और डी, हमें इन्वर्टिबल होगी या नहीं फाइंड करना है। अब कितने लोगों को पता है कि पी इन्वर्टिबल होगी, वो हाथ खड़ा करो, जो भी लोग जानते हैं पी इन्वर्टिबल होगा, हाथ खड़ा करो। हाँ, अच्छा, पी पी ए इन्वर्टिबल होगी। निधि पता है, खाली हाथ उठाया है। हाँ सर पता है। इतने लोगों के बीच में उठा लो, कौन सा, बहुत कम प्रोबेबिलिटी है ना, 1/9 प्रोबेबिलिटी है कि आपका नाम आएगा, है ना? लेकिन प्रोबेबिलिटी 1 है, पता है आपको?
क्योंकि आप ही का नाम लेने वाला हूँ, वो पक्का है। तो अब आप ये बताओ मुझे कि इनवर्टेबल क्यों है। हम्म मतलब मैंने तो इसमें इसके आइगन वैल्यूज निकाली थी पी की, वो कैसे आएंगी कि मतलब लैम्डा अगर कोई एक ही आइगन वैल्यू ली मैंने तो पी लैम्डा हम्म, इसकी आइगन वैल्यू होगी। पी लैम्डा जीरो नहीं होगी क्योंकि जो है ये इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल है, इसलिए। अदरवाइज तो ये एनालिटिक पोलिनोमियल हो जाएगा ए का, और फिर जो है वो हम मिनिमल पोलिनोमियल से पी एक्स को डिवाइड कर सकते हैं और फिर वहां से जो है वो ये नहीं रिड्यूसिबल नहीं, हो जाएगा अगर ऐसा आपने हुआ। कहा कि पी लैम्बडा जीरो नहीं होगी, उसका कारण क्या है? क्योंकि अगर लैम्बडा, ये चलो ए लेट जो अस है वो assume एन, that, ओके, लैम्बडा बिलोंग्स टू सी बी एन आइगन वैल्यू ऑफ ए, तो क्यों नहीं होगी पी लैम्बडा जीरो? क्योंकि ए पी पी एक्स जो पोलिनोमियल है वो एक को एनिलेट नहीं करता, इसलिए। ए को एनिहिलेट नहीं करता, ये किसने कहा? क्योंकि अगर रीजन? करेगा तो फिर अगर करेगा ये तो फिर ये एनिलेटिंग पोलिनोमियल हो गया। कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल 26 डिग्री का आएगा तो इसको डिवाइड करके ये फैक्टर करके लिखा जाएगा। अच्छा वो ठीक है, बट पी लैम्बडा क्यों जीरो नहीं हो सकता? ए एनिहिलेट नहीं होगा वो ठीक है, लेकिन लैम्बडा तो सेटिस्फाई कर सकता है, कोई एक लैम्बडा तो कर सकता है। अमन? हाँ, इसी जगह में फंस गया था कि मतलब पीए का जो आइगन वैल्यू जो हमेशा पी लैम्डा टाइप का होगा, ये तो जरूरी नहीं है ना। हम्म। मतलब हो सकता है बॉक्स के बाहर कोई फॉर्मेशन हो, तो उस केस में क्या? बट सी, आप लोगों ने एक चीज पढ़ी होगी, आप अगर गैलवा थ्योरी आपने पढ़ी है, बट जरूरत नहीं है, बट फिर भी मैं आपसे बोल रहा हूँ। अगर अल्फा कोई रूट होता है किसी पॉलिनोमियल का ओवर क्यू, राइट, आप याद रखो, उसकी मिनिमल पॉलिनोमियल मान लो एम एक्स है, राइट, एम एक्स इज द मिनिमल पॉलिनोमियल, मान लो। अगर कोई हाँ, अल्फा जीरो आता है किसी भी एफ के लिए, तो फिर एम डिवाइड्स एफ होता है या नहीं होता है? पूरी की पूरी एम डिवाइड करती है एफ को। इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल का कुछ फैक्टर नहीं हो हाँ, सकता, पूरी की पूरी इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल फैक्टर होती है फिर। तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगर एक भी रूट हो गया, मान लीजिए कि इसकी इरेड्यूसिबल, आप मान लीजिए लेमडा बी एन बी ए रूट ऑफ मिनिमल पॉलिनोमियल। अच्छा, मिनिमल पॉलिनोमियल इरेड्यूसिबल होगी वो जरूरत नहीं है ना। राइट, मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ ए। सो पी लैम्डा, ओके लेट्स सी, फिर भी हो जाएगा। पी लैम्डा अगर जीरो होगा, देन ये जो मिनिमल पॉलिनोमियल का कोई फैक्टर, ओके, लैम्डा बी ए मिनिमल पॉलिनोमियल एम एक्स, ओके, सो दिस इंप्लाइज कोई फैक्टर, या आप ऐसा कह लीजिए एक्स माइनस, आई मीन सम इरिड्यूसिबल फैक्टर ऑफ मिनिमल पॉलिनोमियल विल डिवाइड पी एक्स, नहीं उसका नाम क्या रखूं मैं, एफ एक्स रख देता हूं, पी एक्स, राइट। इसको समझो आप बड़े ध्यान से। अगर आप ऐसे करोगे क्वेश्चंस ना, और क्वेश्चंस को जल्दी आप इजीली कर पाओगे। समझे आप मेरी बात? इसको सोचो, लैम्डा अगर मिनिमल पॉलिनोमियल का रूट हुआ ए की मिनिमल पॉलिनोमियल कुछ भी हो सकती है, इरिड्यूसिबल और रिड्यूसिबल, राइट, लेकिन उसके जो भी इरिड्यूसिबल फैक्टर्स होंगे, जैसे मेरे कहने का मतलब ये है, मान लो आई अगर किसी पॉलिनोमियल का रूट है, तो माइनस आई भी उस पॉलिनोमियल का रूट होता है, राइट। माने कि पूरी जो मिनिमल पॉलिनोमियल होती है आई की, एक्स स्क्वायर प्लस वन। सो अगर लेमडा मिनिमल पॉलिनोमियल का रूट है, और कोई पॉलिनोमियल है जो जिसका वो रूट है, फिर से मान लो कि पी का भी वो रूट है, तो एम एक्स का जो भी इरिड्यूसिबल फैक्टर होगा, एम एक्स को आप ऐसे इरिड्यूसिबल फैक्टर्स में लिखते हैं, जिसका रूट लेमडा होगा, वो पूरा का पूरा किसको डिवाइड करेगा, पी एक्स को। बट पी एक्स हैज अ फैक्टर इन क्यू, सो इट मीन्स इट्स नॉट इरिड्यूसिबल देन। क्लियर? इट कैन नॉट हैव अ फैक्टर। आप सिर्फ इसको ऐसे समझिए,
अगर जिसको नहीं समझ आ रहा, कि अगर कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल का कोई रूट डिवाइड कर रहा है, पी मतलब रूट कोई पी एक्स का भी रूट है, तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल का कुछ फैक्टर, इरिड्यूसिबल फैक्टर कोई डिवाइड करेगा किसको, पी एक्स को। लेकिन पी एक्स हैज नो नॉन ट्रिवियल फैक्टर्स क्योंकि वो इरिड्यूसिबल है, इसलिए कोई भी आइगन वैल्यू लैम्डा पी का रूट नहीं हो सकती। तो इसलिए पीए की कोई आइगन वैल्यू जीरो नहीं है और पीए इन्वर्टिबल है। ये सही रीजन है। आप किसी का तुक्के से आंसर आ गया वो अलग बात है, क्योंकि इसको कई तरीकों से यूज किया जा सकता है, क्वेश्चन बनाया जा सकता है रिफ्रेम करके, राइट। समझ गए ना। अब आते हैं, पीए मस्ट बी अ डायगोनलाइजेबल। तीन तो डिसाइड हो गए, पीए मस्ट बी डायगोनलाइजेबल ओवर सी। अब इसको देखो कि आप एक नॉन डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स उठा लो, कोई इजी सी, 1 1 1 सबका है, जॉर्डन ब्लॉक ले लिया मैंने, राइट। ये समझ गए, 26 ऑर्डर का। अब कोई भी इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल है, राइट, कोई इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल है मानो, तो अब आप सोचो क्या आएगा फिर। चलो अगर इसको हम किसी इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल में रखेंगे, ए इक्वल टू दिस, मोनी की ले लेते हैं उस इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल को, ठीक है। राइट, A0I। अगर आपको an भी लेना है आगे से ले लो। तो अब जो मैट्रिक्स आएगी उसके सिर्फ मैं एलिमेंट देखना चाहता हूं डायगोनल के, और बाकी के छोड़ो जो आएंगे। तो आप बता सकते हो डायगोनल के एलिमेंट क्या आएंगे जी, बता सकते हो। एनीवन, ये आपको इजीली बताना चाहिए, इतनी मल्टीप्लिकेशन आनी चाहिए, जल्दी से बोलो। व्हाट विल बी डायगोनल एलिमेंट। निधि, आप बताओ क्या होंगे डायगोनल एलिमेंट, बी क्विक। अगर ए इक्वल टू दैट है तो। सर हाँ P1। हाँ, P1। हाँ राइट, अगर कोफिशिएंट का सम हो जाएगा। P1 ही है। P1 मतलब सही कहा रोहित आपने। तो अगर P से डिनोट करते हो ना उस पॉलिनोमियल को, हाँ P है ना, तो P1 आ जाएगा, सब में P1 आएगा, राइट। कोई ऐसा नहीं है कि, लेकिन ये नॉन डायगोनलाइजेबल है, आपको भी पता है कि ऊपर की नॉन जीरो, ऊपर की सारी एंट्री जीरो आएंगी क्या, ये भी क्वेश्चन है। अगर सारी एंट्री जीरो आ गई तो फिर डायगोनलाइजेबल हो जाएगी, बट हम मैनेज कर सकते हैं, नॉन नॉन जीरो एंट्री लाने में कर सकते हैं ना। आई मीन ऐसा एग्जांपल ढूंढ सकते हो आप जहां ऊपर की सारी एंट्री नॉन जीरो आए। सो आई जस्ट वांट टू आस्क यू, क्या पक्का नॉन जीरो आएंगी एक एंट्री एटलीस्ट। अब ये तो आपको पता चल गया हमारा सही हो गया गलत, तो मस्ट भी डायगोनाइजेबल तो गलत हो गया, राइट। बट आई जस्ट वांट टू आस्क कि ऑलवेज नॉन डायगोनाइजेबल होगी क्या, क्या हमेशा ऊपर नॉन जीरो एंट्री आनी जरूरी है, हाँ नॉन डायगोनाइजेबल के लिए, सबको पता है ना। ऊपर नॉन जीरो एंट्री आनी जरूरी है नॉन डायगोनाइजेबल के लिए, अगर सारी जीरो होगी तो ऑलरेडी डायगोनल डायगोनल हो गई। एंड सेकेंडली, अगर यहाँ नॉन जीरो एंट्री हुई तो फिर डायगोनाइजेबल नहीं हुई, क्यों, क्योंकि इसकी मिनिमल पॉलिनॉमियल ये तो हो नहीं सकती है, x-P1, कोई ना कोई 2 होगी या 3 होगी, तो नॉन डायगोनाइजेबल हो गई, राइट। सो ऐसा आप कर सकते हैं, तो ठीक है, समझ में आ गया। अब ये डायगोनाइजेबिलिटी ईटीसी इनके क्वेश्चन आसानी से कर सकोगे मैं समझता हूँ, राइट। थोड़ा सा अगर ये 26 और 2026 में ना समझने में समस्या हो रही है तो एक बार 2 और 3 का एग्जाम्पल ले लेना, ठीक है। 26 की जगह 2, और आसानी से आपको जो दिख दिख जाएगा जो मैं कह रहा हूँ, ठीक है। लेकिन वहां पे तो अंक ऐसा थोड़ी है कि 2 या 3 आएगा। समझ गए आप सारे लोग, रिएक्शन तो दो पक्का। ओके चलो ठीक है, अगले वाले में बढ़ते हैं। अब आते हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ओके, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग वन। इसके लिए थोड़ा सा एक पेज ऐड कर देता हूं मैं आपको। ओ सिट, पीडीएफ भी तो देनी है ना आपको फिर।
चलो ठीक है, हम क्वेश्चंस को ऐसे ही दिमाग में रखते हैं। क्या है ऑप्शंस? हमें क्या दिया हुआ है? क्यू आर एन टू आर एन, नॉन ट्रिवियल जीरो, जो आपने पढ़ लिया होगा। क्वेश्चन क्या है मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन है कि क्यू कोई क्वाड्रेटिक फॉर्म है और इसका नॉन ट्रिवियल जीरो मीन्स कोई ऐसा वेक्टर जो नॉन जीरो हो, उसको हम नॉन ट्रिवियल जीरो कहते हैं। ऐसा मैंने आपसे कहा, ये जीरो नहीं है। अब पूछा क्या है चार ऑप्शन में? पूछा है कि क्यू इंडेफिनिट फॉर्म होगी तो उसके पास इनफाइनेटली मैनी जीरोज होंगे, ठीक है। और दूसरा बोला है कि क्यू इंडेफिनिट होगी तो इनफाइनेटली मैनी नॉन ट्रिवियल जीरोज होंगे। दोनों लगभग सेम है, दोनों सेम है, राइट। एक ट्रू हुआ तो दूसरा भी ट्रू हो जाएगा, है ना। कोई भी एक ट्रू होने से दूसरा ट्रू हो जाएगा ना। हाँ, तो इन दोनों की बात करते हैं सबसे पहले। चलिए, अब आप केवल एग्जांपल लीजिए इसका, एक 2 डिग्री की क्वाड्रेटिक फॉर्म का एग्जांपल लीजिए, आप पूरे एन की जनरलिटी के लिए उसको समझ जाएंगे। 2 डिग्री की क्वाड्रेटिक फॉर्म कैसे दिखती है जी, बताओ जरा। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई प्लस सी वाई स्क्वायर, राइट। ऐसी दिखती है ना। हाँ, तो इट्स अ कंटिन्यूअस फंक्शन फ्रॉम वेयर टू वेयर, आर स्क्वायर टू आर, राइट। हाँ, अभी इंडेफिनिट होगा तो इसके पास एक जीरो पक्का होना चाहिए, राइट। क्योंकि इंडेफिनिट फॉर्म है तो पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज दोनों लेगी, सो इट मींस इट शुड टेक वैल्यू जीरो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि क्या वो वैल्यू केवल जीरो पे ली जाएगी? ऐसा भी हो सकता है, हमें ये नहीं पता। जीरो जीरो पे वैल्यू ले ले, जो एनालिसिस कहती है कि अगर इसने नेगेटिव वैल्यूज ले ली, पॉजिटिव वैल्यूज ले ली, आईवीपी से यह जीरो वैल्यू भी लेनी चाहिए, बट वो वैल्यू जीरो पॉइंट पर भी ली जा सकती है। तो आईवीपी की बात हो गई। लेकिन सबसे पहला हमारा वर्क ये है, क्या कोई नॉन ट्रिवियल जीरो होगा? आप में से कितने लोग कर पाए नॉन ट्रिवियल जीरो होगा? इसमें भी आईवीपी लगेगी आगे, बड़ा इंटरेस्टिंग है देखना। आप बताओ कितने लोग कर पाए कि नॉन ट्रिवियल जीरो होगा? सिर्फ आर स्क्वायर की बात मैंने की है। ये क्वेश्चंस आते हैं आपके, आपने देखा होगा, राइट। पीछे 2023 में आया था ऐसा एक क्वेश्चन। आपका लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन हो, देखो हम बहुत सारे क्वेश्चन में कभी अलजेब्रा आ रही, कभी एनालिसिस आ रही, ठीक है। सब कनेक्शन एक साथ बहुत सारी चीजें रिवाइज करनी है। ये तो टोपोलॉजी आ रही है, राइट। तो ठीक है, मैं आपको करके देता हूं, देखो अब बड़ा इंटरेस्टिंग है। सोचो कि आपने आर स्क्वायर में से जीरो निकाल दिया, यहां से जीरो आपने हटा दिया, स्टिल ये सेट कनेक्टेड है, ये आपका आर है, राइट। अभी भी ये सेट कनेक्टेड है ना, जीरो हटा दिया तो। अब आप अपनी क्वाड्रेटिक फॉर्म को बड़े ध्यान से समझना, बहुत मजा आने वाला है। देखिए, आर में से जीरो हटा दीजिए आप, फिर आप अपनी क्वाड्रेटिक फॉर्म को वहां रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं ना। जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है वो फिर भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन रिप्रेजेंट करेगा, राइट। और हमें पता है कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसमें से जीरो चला गया, अभी भी ये कनेक्टेड है, लेकिन इस पे कुछ वैल्यूज ऐसी होंगी जिन पर पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी, जिन पे निगेटिव वैल्यूज आएंगी। उसका कारण है इसका इंडेफिनिट होना, राइट। क्योंकि इंडेफिनिट फॉर्म है तो पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज नॉन जीरो वैल्यू पे लेगी, क्योंकि जीरो पे तो जीरो ही आती है वैल्यू, राइट। मैं बोल रहा था ऊपर जीरो पे भी ले सकती है, जीरो पे जीरो ही वैल्यू देती है क्वाड्रेटिक फॉर्म, तो ये ध्यान रखना। सो अब इसमें अभी हमारे पास जीरो है नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज दोनों आई, तो कोई इसमें नॉन जीरो एलिमेंट होना चाहिए जो जीरो पे मैप होगा आईवीपी से, ठीक है। एक होना चाहिए, कम से कम एक। अब चलो, अब आपको एक मिल गया, राइट, जिसपे जीरो वैल्यू लेगी। अब आप कह सकते हैं क्या दो होने चाहिए, या आप ये कह सकते हैं कि तीन होने चाहिए, या फिर ये कह सकते हैं कि बहुत सारे होने चाहिए। आप जिस पे जीरो वैल्यू ली है इसको भी हटा दीजिए, इन दोनों को हटा दीजिए, फिर भी आपका सेट कनेक्टेड है। और क्योंकि इन पे जीरो वैल्यू ली गई है, जो पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू ली जा रही है वो कहीं और पे ली जा रही है, फिर से एक जीरो होना चाहिए कहीं। इस तरीके से आप करते जाइए, आपको कितने जीरो मिलेंगे आप बताइए? इनफाइनाइट मिलेंगे ना, क्योंकि आर स्क्वायर में से जब भी आप फाइनाइटली मेनी पॉइंट्स हटाएंगे वो कनेक्टेड ही रहेगा। और इंडेफिनिट फॉर्म होने की वजह से, क्योंकि जो पॉइंट्स हटाए गए हैं उन पे जीरो वैल्यू ली जा रही है, नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यूज उसके अलावा पॉइंट्स पे ली जाएगी,
इसलिए आईवीपी से आपको हमेशा जीरो मिलेगा। इट मीन्स यू हैव एज मेनी जीरो एज यू वांट। और भी तरीके हैं इसके, मजे की बात यह है, एक तो ये तरीका है, एक दूसरा भी है। सर एक बार रिपीट करेंगे? अब मैं दूसरा तरीका बताना चाहता हूँ एक्चुअली। देखो मैं रिपीट कर देता हूँ। आपने फर्स्ट में एक पॉइंट हटाया, ठीक है, इंडेफिनिट फॉर्म थी या कनेक्टेड सेट था, ठीक है, कनेक्टेड टोपोलॉजिकल स्पेस है या कनेक्टेड सेट है। देखो आप यहाँ को किसी पॉइंट पे नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यूज ले रहा है, तो कोई एक पॉइंट मिलना चाहिए जिसपे जीरो वैल्यू ले लीजिए। मान लीजिए वो पॉइंट ये है, इस पे जीरो वैल्यू ली गई है। अब मैंने इन दो पॉइंट्स को हटा दिया, जैसे जो मैंने आर स्क्वायर में से जीरो निकालने के बाद किया, सेम आर्ग्यूमेंट अप्लाई किया कि निगेटिव पॉजिटिव वैल्यू ले रहा है, कोई एक पॉइंट होना चाहिए। अब ये दो पॉइंट तो है नहीं, कोई तीसरा पॉइंट होगा जिसपे जीरो वैल्यू मिले, एंड वी कीप डूइंग दिस। तो हमें पता लगा कि इन्फाइनेटली मैनी जीरोस है, ठीक है। हाँ सर। हाँ, अब दूसरा एक तरीका और है इसका, एक ही बार में, जिससे आपको पता चल सकता है। चलिए मान लीजिए कोई दो पॉइंट आपने ढूंढ लिए जिन पे पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू है। मान लीजिए इस पॉइंट पे पॉजिटिव वैल्यू है, इस पॉइंट पे नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है। एक पॉइंट फिक्स, एक लाइन फिक्स करते हैं यहाँ पे आर स्क्वायर में, ठीक है, आर स्क्वायर में लाइन फिक्स करते हैं। इस पे पॉजिटिव वैल्यू है। अच्छा अब इसको ऐसा बनाते हैं, थोड़ा सा और मजा आने वाला है। देखो एनालिसिस कितनी कमाल की है, आपको पता चलेगा अभी। सो यू विल से थैंक्स टू रियल एनालिसिस। अभी देखो, अभी आप सिर्फ नीचे वाली लाइन को इग्नोर कर दो, ये वाली लाइन छोड़ दो, ओके, ठीक है। इस पॉइंट पे पॉजिटिव वैल्यू है क्वाड्रेटिक फॉर्म की, इस पॉइंट पे नेगेटिव वैल्यू है। अब मैं इस लाइन को, ये जो आपको ऊपर की दो लाइन दिख रही है ना, इस वाले सेट पे रेस्ट्रिक्ट करो बस अपने फंक्शन को। ये भी कनेक्टेड सेट है, राइट, कनेक्टेड है ना, कंटिन्यूअस फंक्शन है आपका क्यू क्वाड्रेटिक फॉर्म। इस लाइन पर कोई पॉइंट होना चाहिए जिसपे जीरो वैल्यू ले। अब इस लाइन को बदलते हैं, देखो कैसे बदलते हैं, ऊपर नीचे करते हैं ऐसे। इस ये जो आपको, क्या इसको लाइन सेगमेंट बोलेंगे, लाइन सेगमेंट भी नहीं, ये पॉलीगन जो आपको दिख रहा है इस तरीके का, दो सेगमेंट से जुड़ा हुआ, ये हर किसी उस पे ना, इन दो लाइनों पे एक जीरो होना चाहिए। और ऐसे करके आप अनकाउंटेबली मैनी जीरो फाइंड कर सकते हैं, राइट, कर सकते हैं ना, कर सकते हैं, ओके। तो इस तरीके से आपके दूसरा तरीका है, ठीक है। तो ऐसे आप एनालिसिस में भी क्वेश्चंस देखते हैं। चलो, तो ये मजेदार क्वेश्चन था ना, अन से भी बहुत ज्यादा, अनकाउंटेबली मेनी पॉइंट्स जिन पर ये नॉन नॉन ट्रिवियल जीरोस होंगे। अभी आपका क्वाड्रेटिक फॉर्म में क्वेश्चन आएगा 2023 में, सिर्फ एक पॉइंट के लिए आया था। बोला था कि क्या कोई एक पॉइंट एग्जिस्ट करेगा जीरो के अलावा, ठीक है। और इसको लीनियर एल्जेब्राइकली भी किया जा सकता है, लीनियर एल्जेब्रा से भी किया जा सकता है। नॉन ट्रिवियल जीरो एक होगा करके, फिर दूसरा होगा करके। अब वो आपका काम है, ठीक है, करना। चलो सो सर जिस वेक्टर के लिए नॉन ट्रिवियल जीरो मिल रहा है उसका हर एक मल्टीपल, मतलब स्केलर मल्टीपल भी तो नॉन जीरो ही जीरो देगा ना, ऐसे भी सोच सकते हैं ना? हाँ, अगर आप ऐसे करना चाहो तो, जैसे देखता हूँ मैं, इसमें अगर लैम्डा एक्स रखोगे, बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे एक जीरो मिलने से भी काम हमारा हो जाएगा। जैसे हमें एक जीरो मिला, आप इसमें लैम्डा, मान लीजिए लैम्डा V1, लैम्डा V, लैम्डा W, ये पॉइंट पुट करेंगे एक्स वाई की जगह, तो लैम्डा स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर बाहर आ जाएगा और जीरो बन जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने, ठीक है। केवल एक जीरो बस आपका काम यहां से बन जाएगा, जिस समय आपने एक फाइंड किया उसी समय आपको इनफाइनेटली मैनी मिल गए, अनकाउंटेबली मैनी मिल गए, ठीक है। तो तीन चीजें सीखने को मिली इसमें, शाबाश। तो ठीक है। सो इफ क्यू इज इंडेफिनिट देन क्यू मस्ट हैव अ नॉन ट्रिवियल जीरो, ठीक है, राइट। इफ क्यू इज इंडेफिनिट देन क्यू हैज ओनली फाइनेटली मैनी नॉन ट्रिवियल जीरोस, ये गलत है, ठीक है, सही है, सबको आया, ओके। हाँ, इसमें एक सुधार था, इसमें एक टाइपो थी, वो यहाँ पे जीरो लिखना था, ठीक है, वन नहीं। उसके हिसाब से मैंने ऑप्शंस बनाए थे। चलो अब इसको करते हैं, क्या कहता है देखो, ओडी का बहुत प्यारा
क्वेश्चन, लेट एफ आर स्क्वायर टू आर बाई एफ एक्स वाई इक्वल टू वाई साइन वन बाई वाई एंड वाई डैश इक्वल टू एफ एक्स वाई वाई जीरो इक्वल टू जीरो। ऐसा क्वेश्चन आपके पार्ट बी में भी आया था, राइट, पिछली बार। तो आप में से बहुत सारे लोग उसको करके नहीं आए थे, लेकिन वो कर दिया जाना चाहिए था। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे तो आप जरूर करेंगे, ऐसे मैं उम्मीद करता हूं। चलो देखना कैसे। सबसे पहली बात, द अबव आईवीपी हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। कुछ भी हमें नहीं पता है क्योंकि ये कंटिन्यूअस तो है, वो हम जानते हैं, लेकिन ये लिपचिट नहीं है। अगर इसको आप डिफ्रेंशिएट करो तो देखो, y पहले साइन वन बाई वाई आएगा, ठीक है, एंड सेकेंड पे क्या आएगा फिर, माइनस का वन बाई वाई कॉस वन बाई वाई, राइट। अब क्या आपको पता चल गया अनबाउंडेड है या नहीं चला? लेट मी नो। ये वाला तो बाउंडेड है, इसके बारे में चिंता करो बस, पीछे वाले पार्ट के। जैसे ही वाई जीरो की ओर जाएगा, सो क्या ये अनबाउंडेड होगा? नहीं भी हो सकता है ना, लेट मी नो, विल इट बी और नॉट? क्या आप ऐसी सीक्वेंस ले सकते हो जो जीरो की ओर टेंड करे, राइट, जिसमें कॉस वन बाई वाई हमेशा वन आए, लेकिन फिर अब वो जीरो की ओर जा रही है तो वन बाई वाई विल बी लार्ज, राइट, एंड यू कैन टेक दैट। अब बताओ, कोई कहां पे लेता है कॉस वन वैल्यू हमेशा? टू एन पाई पे ना, तो y इक्वल टू वन ओवर टू एन पाई। देखो उस सीक्वेंस के अलोंग देखो, अनबाउंडेड है, पहला वाला पार्ट तो जीरो है, सेकेंड वाला पार्ट इन्फिनिटी की ओर जा रहा है, राइट, यू कैन इजीली सी दैट। ओके, तो इसका मतलब ये लिपचिट नहीं है, एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस अप्लाई नहीं होती। लेकिन अप्लाई नहीं होती तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, समझ में आई सबको बात? तो द फंक्शन एफ एक्स वाई इज लिपचिट विथ रेस्पेक्ट टू वाई इन सम नेबरहुड ऑफ जीरो जीरो, ये गलत हो गया। अब करते हैं बात कि एक सॉल्यूशन क्या इसका कोई है, वाई इक्वल टू जीरो इज अ सॉल्यूशन। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन है, सबको दिखाई दे रहा है, राइट, सारे लोग देख सकते हैं ना कि y इक्वल टू जीरो इज अ सॉल्यूशन। इसमें तो कोई डिफिकल्टी नहीं है। अब क्या ये अकेला जीरो है? हाँ ये है। अब इसको समझिएगा, ये वाला आर्ग्यूमेंट जो मैं अभी यूज कर रहा हूं, सारी एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस की प्रॉब्लम्स में जो एग्जाम्स में आती हैं, टीएफआर, एनवीएचएम और ये आपके सीएसआई नेट में लगभग यूज होता है। ठीक है, अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते जैसे आपके सीएसआई नेट में आप पीछे देख रहे थे, क्या क्वेश्चन आते थे आपको, एफ एक्स वाई इक्वल टू सामने दे दिया कंटिन्यूअस फंक्शन, उसका यूनिक सॉल्यूशन होता था और लिपचिट भी होता था वो। लेकिन अब ऐसा नहीं आता, थोड़ा सा एक स्टेप आगे जाके आप देखते हैं कि एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस लगी, तो वही अब लगेगी एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस। देखो सोचो कि इसके जीरोज क्या हैं, पहले देखो इस फंक्शन के जीरोज हैं y इक्वल टू क्या है, वन बाई एन पाई, राइट। ठीक है, वन बाई एन पाई है। तो अब मेरा क्लेम है कि y कोई भी नॉन जीरो वैल्यू नहीं ले सकता। मान लीजिए y ने कोई नॉन जीरो वैल्यू ले ली, उसको y नॉट कहिए। ठीक है, सपोज y नॉट इज अटेन्ड बाई y। मैं ग्रेटर देन जीरो के लिए कर रहा हूं, सेम चीज आप उसके लिए भी कर सकते हैं, हाँ, अटेन्ड बाई y। ठीक है, सो आप, क्योंकि देन देयर एग्जिस्ट अ चूज अ m सच दैट, ये आप कर सकते हैं भाई, हाँ या ना? ऐसा m चूज कर सकते हैं ना? या किसी को लगता है कि नहीं कर सकते, कि वन बाई एम पाई इज लेस देन वाई नॉट वैल्यू ग्रेटर देन जीरो? देन अब आप सिर्फ क्या करेंगे, देन दिस ओडी वाई डैश इक्वल टू, एक तो आपका सॉल्यूशन है जो वाई नॉट वैल्यू को ले रहा है, y इसका सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन को नाम आप फाई दे दीजिए, अटेंड बाई, मैं इसको अटेंड बाई फाई लिख देता हूँ, फाई सॉल्यूशन बोलते हैं उसको। फाई इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस आईवीपी जो मैं यहां पे लिख रहा हूं, आप y t नॉट इक्वल टू वन बाई एम पाई, राइट। देन देयर एग्जिस्ट t नॉट सच दैट y t नॉट इक्वल टू वन बाई एम पाई। ऐसा होगा क्योंकि y कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो अगर y नॉट ले रहा है, जीरो वैल्यू को ले रहा है, जीरो ऊपर देखा है आपने, y जीरो इक्वल टू जीरो है, तो पक्का उनके बीच की सारी वैल्यूज लेगा। तो फिर ये जो मैंने यहाँ पे ओडी लिखी है,
अब आपको पता है ये फंक्शन केवल जीरो के नेबरहुड में लिपचिट नहीं है, लेकिन वाई नॉट टी नॉट का कोई नेबरहुड मिल जाएगा जिस पर ये लिपचिट है। जीरो के नेबरहुड में नहीं है, नॉन जीरो वैल्यू में तो है। सो इसका एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस कहती है, ये जो यहाँ पे आईवीपी लिखे है इसका यूनिक सॉल्यूशन होना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। देखो फाई इसका सॉल्यूशन है, और फाई टी नॉट पर क्या, सॉरी यहाँ पे मैंने वाई नॉट लिख दिया ना, यहाँ पर फाई इसका सॉल्यूशन है, राइट, क्योंकि फाई टी नॉट पर 1/m पाई वैल्यू लेता है, और 1/m पाई कांस्टेंट भी इसका सॉल्यूशन है, क्योंकि 1/m पाई पे ये ओडी तो सेटिस्फाई होती है, आप इजीली देख सकते हो, कोई भी 1/m पाई रखो, एंड 1/m पाई इज एवरीवेयर 1/m पाई, सो ये भी सेटिस्फाई होता है, तो इसका मतलब एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस वोलेट हो जाएगी। तो इट मीन्स दैट y will never take non-zero values. It means zero is the only solution. ठीक है, सो ये सही होगा आपका। एवरी सॉल्यूशन ऑफ आईवीपी इज बाउंडेड ऑन इट्स मैक्सिमल इंटरवल ऑफ एग्जिस्टेंस। जीरो है सॉल्यूशन और हमेशा बाउंडेड है, मोनोटोन भी है जीरो। यहाँ पे इट्स मैक्सिमल इंटरवल ऑफ एग्जिस्टेंस इसलिए लिखा है आपको पता ना चल जाए आर है करके, पहले से ही आर थोड़ी लिखूंगा, ठीक है। तो पूरे आर पे सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है और वो y जीरो इक्वल टू जीरो इज द यूनिक सॉल्यूशन। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को हल करेंगे एग्जाम में, ठीक है। समझ में आई सबको? देखो मैं आपको कह रहा था ना उस दिन जब मैं आपको पहले दिन ये करा रहा था क्वेश्चन, तो आपसे मैं क्या कह रहा था कि ये कठिन नहीं है एग्जाम में, अगर आप करेंगे ना तो आपको तुरंत हो जाएगा। अब आप सोचो अभी हमने किया, जिनको उस दिन समझ में आया होगा उनको बहुत आसान लगा होगा, हाँ एग्जाम में हो सकता है, लगा ना। और सेम आर्गुमेंट यूज होता है कि कोई अलग अलग तो होता नहीं है, आपको सारी आईवीपीज में मैं दिखा दूंगा ये जो एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस क्वेश्चन का, दिस इज द ओनली वन आर्गुमेंट विच इज यूज, और इससे पीछे वो फिर वो मीन वैल्यू थ्योरम और ईटीसी वाला बताया है वो भी यूज होता है ना। सो अब सर आते एक हैं, बार रिपीट करेंगे सर? क्या रिपीट करें सर? सर वाई नॉट जो चूज किया, टी नॉट चूज करने के बाद क्या होगा, थोड़ा रिपीट कीजिए ना। अब आप रिकॉर्डिंग देखेंगे तो सही से समझ पाएंगे, मैं अपलोड कर दूंगा तुरंत उस पर, देख लेंगे क्या, या करवाओगे रिपीट, क्या करोगे आप बताओ, आप सर जो, हाँ देख लेंगे। ओके सर, देख लें। हाँ सर। थैंक यू। सो कंसीडर द फॉलोइंग टू डिफरेंशियल इक्वेशन ऑन द इंटरवल 1 to infinity। अब यहाँ पे थोड़ा सा बच्चों, मैंने आपसे कहा था ना इस फंक्शन की लिमिट आपने फाइंड की क्या, मैं फंक्शन को ये बनाना चाह रहा था कि इसकी लिमिट इन्फिनिटी आए, नहीं आएगी तो फिर इसमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेंगे, ठीक है, 1/x या जो भी रखे, ठीक है। मान लीजिए ऐसा फंक्शन है जिसकी लिमिट आ रही है इन्फिनिटी, ठीक है, एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी पर, तो टाइपो हो गया था। अब इसकी लिमिट क्या आ रही है आपने निकाली, जो मैंने कैलकुलेशन सोच के रखा था वो गलत हो गई थी, आपने कल देखा था, क्या आ रही थी इसकी लिमिट, जीरो आ रही थी क्या, इन्फिनिटी आ रही थी क्या? चलो जस्ट राइट इसको मिटा देते हैं, फिर तो ये वही क्वेश्चन बन जाएगा एकदम, जो अब रिपीट हो जाएगा फिर मज, चलो चलो ठीक है, मैं मेन आपको क्या समझाना चाहता हूँ इसको सर। थोड़ा सा। हाँ इन्फिनिटी आई लिमिट, यस सर। चलो ठीक है, इन्फिनिटी आई, नहीं आई तो फिर ऐसा फंक्शन मानेंगे, हाँ जो मैं कल कैलकुलेशन कर रहा था वो रॉन्ग थी जैसा मैंने अपने मन में सोचा था। तो अगर इसकी लिमिट इन्फिनिटी आती है, ठीक है, ये यहाँ पे ध्यान रखना। सो गोल कर देता हूँ मैं, कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शन पिक, पिक अ कंटिन्यूअस फंक्शन विथ या फिर इट नीड नॉट बी इंफिनिटी, कि अगर ऐसा भी बोल सकते हैं ग्रेटर देन 1, एक्चुअली आपको मैं थोड़ा और आगे सिखा सकता हूँ, क्योंकि अगले वाले एग्जाम में जरूरी थोड़ी है इन्फिनिटी लिमिट वाला आएगा, नहीं नहीं नहीं, हाँ इन्फिनिटी होना चाहिए क्योंकि इंटरवल वो है ना, सॉरी। तो देखो नहीं तो फाइनाइट पे मिलेगा हमें, इन्फिनिटी में जीरोस नहीं मिलेंगे। देखो अब क्या होगा कि एक स्टेज के बाद ये जो आपका फंक्शन है ये 1 से बड़ा हो जाएगा, राइट,
ऑन किसी इंटरवल पे, ठीक है। एक स्टेज के बाद 1 से बड़ा हो जाएगा ना। गिव मी अ मिनट, थोड़ा सा मैं आपको कुछ और सिखाना चाह रहा था, क्या वो सही होगा अगर वहां पे मान लीजिए, यहाँ पे अगर इन्फिनिटी की जगह मान लीजिए 100 आता है फॉर एग्जाम्पल, तो क्योंकि एफ एक स्टेज के बाद 100 को अप्रोच करेगा। ओके राइट, सो एक स्टेज के बाद ऐसा होगा ना। राइट, एफ एक्स से ऐसे होगा, चूज एप्सिलॉन सच दैट, ठीक है, समझ गए ना। एक स्टेज के बाद अगर 100 भी आया ना, क्योंकि हो सकता है अगले वाला क्वेश्चन ऐसा आए आपका, जरूरी थोड़ी है वो इन्फिनिटी आना, वहां पे 100 हो जाए या 50 हो जाए या कुछ और आए, 1 से बड़ी लिमिट आए, तो फिर यहाँ पे जो भी आएगा 1 से बड़ा है मान लो, ठीक है। तो एक स्टेज के बाद आप देखेंगे कि आपका फंक्शन 1 से बड़ा हो गया, क्योंकि इन्फिनिटी की अगर उस पॉइंट को अप्रोच कर रहा है एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी पे, तो 1 से क्रॉस होके जाएगा, राइट। सो फिर आपका क्या होगा, यू कैन कंपेयर विद दिस ओडी। ऊपर वाला आसान है, ऊपर वाला स्टम्प कंपैरिजन थ्योरम से बहुत आसान है, उसको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आपको फिर क्या होगा कि उस इंटरवल में इस इंटरवल में कंपेयर करो, ठीक है, अ, इस ओडी के साथ, ठीक है, इस ओडी के साथ कंपेयर करोगे तो अब इसके आपको पता है इसके सॉल्यूशन, सॉरी इसके साथ वाई डैश प्लस वाई, इसके सॉल्यूशन साइन एक्स है, इन्फाइनेटली मैनी जीरोज हैं, राइट। तो उन कॉन्सिक्यूटिव जीरोज के बीच में जो सीक्वेंस है इसके जीरोज की एन पाई, तो कोई भी दो जीरो लेंगे उनके बीच में एक जीरो आएगा आपकी ई टू का, तो फिर अब आप ऑप्शन चुन सकते हैं, राइट। यही इसका आइडिया था, वो मुझे समझाना था, समझ गए। ऑप्शन चुनना आसान है कि किसके लिए सही है किसके लिए नहीं सही है। ऊपर वाला बहुत ही आसान है क्योंकि उसको सीधे वाई डैश डबल डैश प्लस वाई से कंपेयर कर सकते हैं बस, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, ये और इंटरेस्टिंग है। कैसे, क्योंकि आप इसमें क्या डिसाइड कर सके, देखो कितना मजेदार है, देखिएगा। कौन सी पॉलिनोमियल इरेड्यूसिबल है, कौन सी पॉलिनोमियल नहीं है, कौन कौन कर सका। 2 डिग्री की, 3 डिग्री की, 4 डिग्री की पॉलिनोमियल आती है हमेशा, कभी कभी 5 डिग्री की भी चली आती है ना। लेकिन यहाँ 101 डिग्री की एंड 14 डिग्री की, चलो अंकिता ने किया, अच्छी बात है। तो पहले ये बताओ कि 101 इज अ प्राइम और नॉट। 101, ओके, 101 इज अ प्राइम। चलो पहले इन दोनों को बाद में करेंगे, सबसे पहले इसको करते हैं, ठीक है, इन दोनों को करते हैं, ठीक है। पहले वाले में अगर देखो आप, अब ये देखना पड़ेगा आपको, ओमेगा इज अ रूट, राइट, ओमेगा इज अ रूट और नॉट, क्लियरली विजिबल है। अब वो 14 को आप मॉड वो कर दो, आप मॉड 3 कर दो, तो वो क्या बनती है, एक्स स्क्वायर प्लस x+1 बनती है, राइट। इन पावर्स को अगर मॉड 3 कर दो तो, क्योंकि ओमेगा रखोगे तो मॉड 3 होंगी पावर्स, तो x² + x+1 के रूट ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर हैं, तो इसका मतलब दिस पॉलिनोमियल डिवाइड्स दिस। अब आप वेरीफाई कर लो चाहो तो, ओके। सो नॉट रिड्यूसिबल, आई मीन नॉट इररिड्यूसिबल, समझ गए ना। तो ये पॉलिनोमियल क्या है आपकी, रिड्यूसिबल है, तो इसको इनकरेक्ट कर दीजिए। अब इस वाले में आते हैं, x⁶ + x³ + 1, कौन कौन कर पाए, हाथ खड़ा करो, इसको तो कर सके हो। मैंने हिंट भी दिए हैं कल, मैं हिंट के बाद तो आप बताओ आपने किया या नहीं किया, हिंट के बाद तो आपने करना चाहिए, बोलो। हिंट ना दिया होता तब तो मैं कहता चलो ठीक है। हाँ, तो क्रैश कोर्स का कुछ तो फायदा होना चाहिए ना,
जो आपने अभी, अब वही थोड़ी बताऊंगा आपको। देखो बच्चों, आइंस्टाइन नेसेसिटी क्राइटेरियन आया, पी डिवाइड्स दिस 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 एंड उसको डिवाइड नहीं किया, बात खत्म हो गई। वो आपको आता है। जो आपको नहीं आता है वो सिखाना भी तो है आपको। ठीक है, तो बड़े ध्यान से देखेंगे। चले, हाँ, ठीक है, मनीषा बताओ। सर इरेड्यूसिबल होगी। कैसे? सर पी माइनस 7 - 1 साइक्लोटोमिक पॉलिनोमियल्स। 7 - 1 मतलब साइक्लोटोमिक पॉलिनोमियल जीटा 7 वाली बोल रही हो आप? 7th साइक्लोटोमिक पॉलिनोमियल है, ऐसा कह रहे हो? यस सर। 7th साइक्लोटोमिक पॉलिनोमियल इसको डिवाइड करेगी फिर। लेकिन वो तो वो तो ये होती है 7th साइक्लोटोमिक पॉलिनोमियल, राइट? ये होती है ना 7th साइक्लोटोमिक पॉलिनोमियल? नहीं होती है? अब बताओ, होती है या नहीं? सर तो कैसे बनेगी बात? और अंकिता आप बताओ। सर 9 साइक्लोटोमिक पॉलिनोमियल है। अच्छा, 9th साइक्लोटोमिक पॉलिनोमियल है। कैसे पता आपको 9th साइक्लोटोमिक पॉलिनोमियल है? सर हाँ, तो 5 9 x निकाला। क्या निकाला? 5 9? 5 9 x। हाँ तो 5 9 x कैसे निकाला आपने, आप बताओ। सर वो उसका डेफिनेशन था ना, अब तो x⁻n - 1 डिवाइड बाय प्रोडक्ट ऑफ फाइव डी एक्स, where d divides n और d less than n होता है। राइट, सर n तो ये साइक्लोटोमिक आया। पॉलिनोमियल का डेफिनेशन। हाँ सर। कैलकुलेशन पक्की है? मिस्टेक तो नहीं है? चलो ठीक है। x की पावर 9 - 1, x - 1 से डिवाइड करो। फिर किससे डिवाइड करोगी? x² प्लस x प्लस 1 से। बस। तो क्या आ रहा है आंसर? अच्छा, आप मुझे ये बताओ, ठीक है, तो ये आ रहा है आंसर बच्चों। इज इट आंसर? आप करके देख लो। ठीक है, हाँ अमन सही है। अच्छा, आपको मैंने कहा था कि इसमें x हाँ प्लस सर। 1 1 पुट करो x की जगह, और फिर वो लगाओ आइंस्टाइन क्राइटेरियन। वो आपने किया, लगा x+1 पुट करके? यस सर, ऐसे ही मैंने किया था। ठीक है, हो गया था ना? x यस की सर। जगह x+1 पुट करके। ठीक है, सो फिर आइंस्टाइन क्राइटेरियन लगाओ। ठीक है, अब आते हैं मेन पार्ट पर, जो शायद आपके लिए, अच्छा इसमें एक चीज, इसमें एक वो है ना, लोकल पीआई, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, एक्चुअली ये लिखना चाहता था मैं। सो अब आते हैं इस पर, इसको यहां पे कर दें। क्वेश्चन नंबर, देख लेना पीडीएफ। क्वेश्चन नंबर 8 का बी और डी। क्वेश्चन नंबर 8 का बी और डी। हम्म, सो क्या लिखा था? x की पावर 101 माइनस एक्स प्लस। अब मैंने ये क्यों दिया? ये इसलिए दिया क्योंकि पहले मैं आपको ये सब सिखा चुका हूं। ठीक है, मैं आपको ये बता दूं पहले ही, ऐसे ही नहीं दिया है। हम्म, कब सिखा चुका हूं? इससे पीछे दो क्वेश्चंस आए थे ऐसे कुछ, x की पावर 5 माइनस एक्स प्लस 1 और कुछ ऐसे। मैं देख रहा था दो पॉलिनोमियल्स आई थी, किस ईयर में आई थी अब मुझे याद नहीं है, 1 2 साल पहले। आपने देखा होगा, राइट? दो इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल के बारे में क्वेश्चंस आए हैं ना? यस सर, पिछले साल था। हाँ, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि x की पावर p, इसीलिए बोल रहा हूँ कि वो सारी प्लेलिस्ट जो यूट्यूब पर हैं जिनमें मैंने सॉल्यूशंस किए हुए हैं उनको देख लेना। ठीक है, सारे लोग देख लेना, क्योंकि जो मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ
वो आपको सोच कर दे रहा हूँ। आई हैव एक्सपीरियंस, मेरे नेट जीआरएफ में अच्छे मार्क्स हैं, ठीक है। तो इसलिए मुझे पता है क्या क्या करना है क्या क्या नहीं करना है, ये मेन चीज़ है। इसके लिए मैं एक वीडियो भी बनाऊंगा कल, अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, यूट्यूब पे आएगा 10-15 मिनट्स का, उसमें बताऊंगा पूरी स्ट्रेटजी। जरूर देखना, ठीक है। आप 67 स्टूडेंट्स हो, वहाँ पे 67 लाइक्स तो मुझे दिखाई देने चाहिए कि आप लोगों ने सुनी। नीचे कमेंट कर देना, आपकी अटेंडेंस मुझे दिखाई पड़ेगी, ठीक है। आई विल टेल यू दैट थिंग, जब मैं बताता हूँ, जैसे मेरे 150 मार्क्स थे, 152 मार्क्स। सो ये आपको क्या लगता है कि ऐसा था कि मैंने कुछ अनोखा किया? हम्म या कुछ एग्जाम से पहले चीजें मैटर करती हैं? हाँ, एग्जाम से पहले ही चीज मैटर करती है। क्या करती है? वो जो 10-15 दिन होते हैं, अभी आपके पास 15 दिन है, ठीक है, वो बहुत मैटर करती है। 150 ला सकते हैं, बहुत सारे ला सकते हैं, आपको यकीन मानिए मेरा, लेकिन वो जो 3 घंटे में आप एग्जीक्यूट कर पाए क्या अपना प्लान, ठीक है। लेकिन अगर आपको 150 लाने हैं, आपकी ये होना चाहिए कि आप 180 भी ला सकते हैं। चलो कि कम से कम वर्स्ट केस आ गया तो 150 आ गए, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। कल उसके बारे में बात करेंगे, अभी आपका टाइम टाइम वो नहीं लेता हूँ, ठीक है। सो वो जरूर देखिएगा, हाँ, उतना कम से कम आपको एग्जाम से पहले करना चाहिए, तो तभी आपकी बात क्विक, वहां पे एग्जाम में क्विक सॉल्विंग होगी आपकी। ये मैंने बोला एक्स की पावर पी माइनस एक्स प्लस ए जहां एफ पी का एलिमेंट है, इज इरिड्यूसिबल ओवर एफ पी, ठीक है। और ये क्वेश्चन फेमस है, आप अगर देखोगे गैल्वा थ्योरी में, आपने पढ़ी है, अगर पढ़ा होगा, ठीक है। नहीं पढ़ी है तो एग्जाम से में भी आता है क्वेश्चन, मिड टर्म फाइनल टर्म, अगर आप देखोगे तो। हम्म सो करेंगे कैसे, देखो। सबसे पहले इसकी एक प्रॉपर्टी है, इसका पहला पार्ट है कि अल्फा इज अ रूट, देन अल्फा प्लस वन इज ऑल्सो अ रूट, ठीक है। वो बहुत ही आसान है, वो आप कर सकते हो, ठीक है। तो इसका अगर अल्फा रूट है तो अल्फा प्लस वन, अल्फा प्लस टू, डॉट डॉट डॉट, अल्फा प्लस पी माइनस वन भी इसके रूट है। आप यू कैन चेक दैट, बहुत आसान है। अगर आप अल्फा की जगह अल्फा प्लस वन रखो तो आप देख पाओगे कि, क्योंकि देखो मैं करके दिखा देता हूँ, अल्फा प्लस वन रखा ना, अल्फा अगर रूट है ये, अब आपको पता है कैरेक्टरिस्टिक पी है तो क्या आएगा पहला वाला, ये आएगा, सबको पता है ना। अल्फा प्लस वन की पावर पी इज अल्फा की पावर पी प्लस वन की पावर पी, कैरेक्टरिस्टिक पी होने की वजह से। तो ये कैंसिल होके फिर वही आ गया, अल्फा की पावर पी माइनस अल्फा ए, और अल्फा रूट है तो जीरो आएगा। अब आपने ये आइसोमॉर्फिज्म एक्सटेंशन थ्योरम पढ़ी होगी। अगर मान लीजिए एफ, इसका नाम पॉलिनोमियल एफ मान लीजिए, ठीक है, एक्स की पावर पी, इसको हमने इरिड्यूसिबल प्रूव कर रहा हूं ना, मान लीजिए इसका कोई रिड्यूसिबल फैक्टर्स हैं, एम एक्स और पी एक्स क्यू एक्स में दो रिड्यूसिबल फैक्टर्स से ले लिए मैंने, या कुछ और ले लीजिए, जितने में भी ये रिड्यूस हुई मे बी, ठीक है। कोई दो रिड्यूसिबल फैक्टर्स, और उससे ज्यादा भी हो सकते हैं भाई, अब हमें थोड़ी पता है कितने इसके फैक्टर्स होंगे, ठीक है। आई गोस टू 1 टू आर पी आई एक्स, ठीक है, ऐसे लिख देता हूं। अब अल्फा मान लीजिए p1 x का रूट है, और बीटा मान लीजिए इसके एक्सटेंशन में p2 x का रूट है। तो आइसोमोर, क्योंकि अल्फा, एफ पी अल्फा इज अ स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ एफ, राइट। एफ पी अल्फा स्प्लिटिंग फील्ड होगा ना एफ का, अभी पढ़ा ना, कि जहां एक रूट होगा सारे के सारे रूट वहां होंगे, देखो अल्फा अल्फा प्लस वन, तो स्प्लिटिंग फील्ड होगा। एंड एफ पी बीटा इज ऑल्सो स्प्लिटिंग फील्ड, आर स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ एफ ओवर एफ पी, ठीक है ना। सो आइसोमॉर्फिज्म एक्सटेंशन थ्योरम से क्या होगा, ये आइसोमॉर्फिक होंगे ना, होंगे या नहीं? आइसोमॉर्फिक, ठीक है। आइसोमॉर्फिज्म एक्सटेंशन थ्योरम, स्प्लिटिंग फील्ड क्या होते हैं, आइसोमॉर्फिक होते हैं, आपको पता होगा। हम्म सो अगर ये आइसोमॉर्फिक है तो दोनों की डिग्री ओवर एफ पी क्या होगी, जल्दी बताओ, सेम कोई होगी। बोलो। सेम होगी, राइट। सो एफ पी बीटा ओवर एफ पी बराबर होगी। अगर दोनों की डिग्री बराबर होगी, इनकी डिग्री यानी कि उनके फैक्टर्स की डिग्री, राइट, मतलब P1 P2 इनकी डिग्री ना,
ऑल फैक्टर्स ऑफ एफ आर एफ ऑफ सेम डिग्री। अब आप मुझे बताओ कि अगर सारे फैक्टर्स सेम डिग्री के हैं तो कितने फैक्टर होने चाहिए यहाँ पे, कोई बता सकता है? ये सिंपल सा क्वेश्चन है। चलो आपने गैलो थ्योरी नहीं पढ़ी है, एफ को आप देखो और इसको हमने फैक्टराइज किया, इसके सारे फैक्टर्स की डिग्री सेम है, तो आप बता सकते हो यहाँ पे कितने फैक्टर होंगे? ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो एक ही फैक्टर। एक ही होगा ना, क्योंकि पी तो प्राइम है ना, कोई बराबर में तो वो नहीं हो सकता, तो इसलिए क्या हो जाएगा? अच्छा एक ही क्यों होना चाहिए? दो नहीं हो सकते क्या, या तीन? तीन नहीं हो सकते? से डिग्री में फिर वो है, गड़बड़ आ जैसे जाएगी। मान लो तीन है, तो ऐसे क्यों क्यों नहीं ब्रेक हो सकता बराबर बराबर में? क्योंकि अगर बराबर बराबर में ब्रेक होगा तो क्या आएगा, जैसे सबकी डिग्री ऐड कर दो, k टाइम्स m इक्वल टू p आएगा, राइट? मतलब r टाइम्स, अगर r फैक्टर्स हैं तो r टाइम्स m इक्वल टू p आएगा। या तो m को 1 होना पड़ेगा, पूरा जान लो। अगर m 1 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि fp पर वो हो गई, ये पॉलिनोमियल ब्रेक हो गई, राइट? fp पे ब्रेक होगी, इसका मतलब यही हुआ ना। लेकिन ये fp पे ब्रेक होती नहीं है, क्योंकि इसका मतलब सारे रूट fp में है। तो आपको पता है x की पावर p माइनस एक्स नहीं होती है, प्लस ए वो नॉन जीरो एलिमेंट, हाँ सॉरी, ए को नॉन जीरो एलिमेंट लेना पड़ेगा, ब्रेक नहीं होगी। लेकिन फिर अगर एफपी पे ब्रेक नहीं होती है तो फिर इसका मतलब क्या होना चाहिए? आर को 1 होना चाहिए। आर 1 है तो एक फैक्टर है, इसका मतलब इररिड्यूसिबल। ठीक है, सो ये ध्यान रखना, ए नॉन जीरो एलिमेंट है, नहीं तो अगर ए जीरो एलिमेंट हुआ तो ब्रेक हो, ये आपको पता है, इसी के रूट होते हैं सारे एफपी में। सो हाँ, कहाँ थे हम? यहाँ थे। तो इसका मतलब ये दोनों पी इरिडिसिबिलिटी टेस्ट से क्या है? इरेडिसिबल है। ठीक है, समझ गए हो? अब इतना तो कम से कम सीखो। अब मान लो आपने गैल्वा थ्योरी नहीं पढ़ी है, लेकिन आपको पढ़नी चाहिए। आप एमएससी के स्टूडेंट हो, आपने एमएससी कर ली है, और एमएससी का कोर्स होता है सेकंड सेमेस्टर का गैल्वा थ्योरी, राइट? सेकंड सेमेस्टर में होता है सभी के, तो आपको पढ़ी हुई होनी चाहिए। अब नहीं पढ़ी है तो कम से कम एक्स की पावर p माइनस एक्स प्लस ए इज इरेडिसिबल, क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, समझ गए? रिएक्ट तो करो। आ रहा है ना मजा, मतलब लग रहा है ना कि क्रैश कोर्स ज्वाइन करने का कोई फायदा तो हुआ, ऐसे आपको फील आना चाहिए ना फिर, तभी तो। हाँ निधि, आप बताओ क्या पूछना चाहती हैं आप? सर जो इसमें फर्स्ट पार्ट है 8th क्वेश्चन में, इसमें मोड टू इरिड्यूसिबिलिटी वाला टेस्ट क्यों नहीं लगा? मॉड टू इरिडिसिबिलिटी वाला पहले वाले में हाँ, लगाओ, पहले वाले में लग रहा है तो उसमें क्या है? जिस जिसमें मॉड टू फिर उससे इरिडिसिबिलिटी तो टेस्ट लग ये रहा है, पहले वाले में क्या लग रहा है? 1 उससे 1 1। तो हाँ, मॉड टू इरिडिसिबिलिटी टेस्ट से इरिडिसिबल है वो। पर आपने तो इसको अभी रिड्यूसिबल दिखाया ना, ये इसका फैक्टर आ गया एक्स स्क्वायर अरे प्लस सॉरी एक्स प्लस सॉरी सॉरी सॉरी, मॉड टू इरिडिसिबिलिटी ना। लेकिन हाँ, हाँ मॉड टू, आपको एक चीज बता देता हूँ, सुनो आप, इसलिए नहीं लगा टेस्ट, क्योंकि आपने क्या किया, मॉड टू इरिडिसिबिलिटी टेस्ट लगाने के लिए आपने मॉड टू लगाया, फिर उसमें देखा जीरो भी रूट नहीं है, 1 भी रूट नहीं है, इरिडिसिबल हो गई, ऐसा किया ना आपने, हाँ, इसीलिए नहीं लगा। क्योंकि आपको क्या करना चाहिए था, मतलब आपको मुझे निकला। आपने सोचना चाहिए था कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री 14 है, तो इस पॉलिनोमियल की हम्म, डिग्री अगर 14 है तो फिर इसके क्वाड्रेटिक फैक्टर, क्यूबिक फैक्टर भी हो सकते हैं। उनको कौन चेक करेगा? रूट से तो सिर्फ 2 और 3 डिग्री का चेक होता है। ओके सर। इस बात को ध्यान से समझ लो सारे बच्चे, और अच्छी बात है कि आपने पूछ लिया, नहीं तो आप लोग एग्जाम में गलती कर सकते हैं, है ना? जैसे मान लो आपने इसको मॉड टू इरिडिसिबिलिटी टेस्ट किया, तो एक्स की पावर 14 प्लस एक्स की पावर 10 प्लस 1 आया, तो जीरो और 1 रूट नहीं है, दैट्स ओके, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसे फैक्टर नहीं हो सकती। इसके इरिडिसिबल फैक्टर होगी ही ऐसे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू समथिंग। आप करके देखो,
समझ गए? ये सारे लोग ध्यान रखना। मॉड पी इरिड्यूसिबिलिटी टेस्ट से तब होगा जब आपको पक्का हो जाए कि इरिड्यूसिबल है। अभी ये पक्का नहीं हुआ है कि इरिड्यूसिबल है, केवल रूट नहीं है से इरिड्यूसिबल सिद्ध नहीं होता। 2 और 3 डिग्री में वो कैसे होता है उसको अपने दिमाग में जानो कि केवल 2 और 3 डिग्री के लिए क्यों हो जाता है रूट देखने से, उसको भी सोचो आप, इसलिए हो जाता है। हम इरिड्यूसिबिलिटी की डेफिनेशन को समझे तो क्या कहती है, सिर्फ इतनी डेफिनेशन है, आपको तुरंत पता चलना चाहिए कि इसके नॉन ट्रिवियल फैक्टर्स, नॉन ट्रिवियल माने नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल में आप इसको ब्रेक कर सकते हो। ठीक है, एक से ज्यादा, ये प्राइम का जैसा है, जैसे प्राइम होते हैं ना, प्राइम माने इरिड्यूसिबल समझो आप। जैसे प्राइम को आप क्या कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, लेकिन अगर जैसे नॉन प्राइम है उनको लिख सकते हो ऐसे, प्राइम्स का फैक्टराइजेशन लिख सकते हो। प्राइम्स माने इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल्स इन एफएक्स, जैसे प्राइम्स होते हैं जेड में वैसे इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल्स होती हैं किसमें, एफएक्स में। इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल्स आर प्राइम्स ऑफ एफएक्स। तो हर किसी पॉलिनोमियल को उनका प्रोडक्ट लिखा जाता है, जैसे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ट्रू होती है आपकी किसमें, जेड में, ठीक वैसे ही एफएक्स में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक टाइप समझो उसको। जो जो यूएफडी है ना, वो यही तो कहता है कि हर कोई पॉलिनोमियल को आप क्या लिख सकते हो, प्रोडक्ट यूनिकली अप टू एसोसिएट्स प्रोडक्ट ऑफ इरिड्यूसिबल से लिख सकते हो, यानी कि प्राइम से लिख सकते हो। सेम सोचो, एनालॉजी है, राइट। अब आपने कहा, जैसे हमने कहा कि कोई पॉलिनोमियल इरिड्यूसिबल है या नहीं है चेक करना है, 3 डिग्री की होगी तो इतना आसान है, जैसे मान लो कोई 3 डिग्री की पॉलिनोमियल है। अब ये अगर फैक्टर होगी तो क्या होगी, एक 2 डिग्री की पॉलिनोमियल इंटू एक 1 डिग्री की पॉलिनोमियल, राइट। तो इसका मतलब जो 1 डिग्री की पॉलिनोमियल होगी वो तो क्या होगी, एक्स प्लस एल्फा, वो एल्फा उसी के अंदर होना चाहिए, फिर वो रूट हो जाएगा। इसका मतलब रूट होना, अगर रूट है तो फिर डिवाइड करोगे उससे, जैसे अल्फा रूट होता है तो एक्स माइनस अल्फा डिवाइड करता है वहीं। तो रूट होना और 3 डिग्री की पॉलिनोमियल का इरिड्यूसिबल होना एक ही बात है ना। अब 2 डिग्री में क्या होगा, अगर 2 डिग्री की पॉलिनोमियल है तो अगर वो रिड्यूसिबल है तो वो क्या होगी, 2 लीनियर फैक्टर्स में टूटेगी। इसका मतलब फिर वही बात, रूट चेक करो या तोड़ के देखो इधर उधर, समझ गए। लेकिन अगर आप 4 डिग्री की पॉलिनोमियल है, जैसे मान लो सिंपल सी बात समझो, जैसे क्यू पर है तो x² + 1 तो ये जो पॉलिनोमियल आएगी दिस इज, ये आएगी x⁴ प्लस 2x² + 1, राइट, x⁴ + 2x² + 1। इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं, इसको या तो ऐसे हो सकता है कि एक लीनियर फैक्टर एक क्यूबिक फैक्टर, या फिर दो क्वाड्रेटिक फैक्टर। अब वो जो दोनों क्वाड्रेटिक फैक्टर होंगे उनके कोई रूट्स हो जरूरी नहीं है, वो दोनों के दोनों इरिड्यूसिबल हो सकते हैं। तो इसलिए जब 4, 5, 6 या उससे बड़ी डिग्री की पॉलिनोमियल है तो उनके लिए ये चेक करना जरूरी है क्या उसके इरिड्यूसिबल फैक्टर्स होंगे। समझ में आई बात? अब शायद आप नहीं भूलोगे, ठीक है ना, ये गलतियां हो जाती हैं कई बार, ठीक है ना। निधि क्लियर हो गया ना? हाँ सर। हाँ, और सबको भी क्लियर हुआ ना बच्चों? हाँ ठीक है, चलो। अब आते हैं इस वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9। लेट आर बी इंटीग्रल डोमेन विद कोसेंट फील्ड के, सपोज दैट एवरी ए, either A is in R or A inverse is in R, which of the following statements are true? R has a unique maximal ideal. So भाई ये ideal M equal to A belongs to R, A is not a unit, ठीक है। This is ideal, you can check it, check this is a ideal or not। ये क्वेश्चन आपने किया होगा, राइट, गैलियन में भी ये फेमस क्वेश्चन की एक ऐसी आइडियल है जिससे सारे बाहर एलिमेंट क्या हैं, यूनिट है, तो वो यूनिक होनी चाहिए। फिर सिंपल सा है, मैं कराने की जरूरत नहीं है मुझे, राइट, किया है पहले। तो ये आइडियल है, चेक कर सकते हो आप, बहुत आसान है, इसकी मदद से आप चेक कर सकते हो। कोई भी दो एलिमेंट है तो वो कर लेना, ठीक है। ये यूनिक मैक्सिमल होगी, इसके अलावा नहीं हो सकती, क्योंकि अब जो भी आइडियल होंगी, पहले तो इसको प्रूव करो कि ये आइडियल है। ये मैक्सिमल क्यों है, क्योंकि अब जो भी आइडियल होंगी उनमें यूनिट होनी चाहिए भाई, राइट। मैक्सिमल जो भी होंगी इसका सबसेट तो नहीं होंगी ना वो, अब जो भी आइडियल होगी इसका सबसेट तो नहीं होगी, तो उसमें कोई यूनिट आ जाएगी, फिर वो आइडियल तो फिर फुल आर हो जाएगी, राइट। सो आर हैव अनकाउंटेबली मैनी आइडियल्स। अब सोचो इसके पास यूनिक मैक्सिमल आइडियल है, आर कोई पीआईडी है, तो उसके पास यूनिक प्राइम एलिमेंट होगा फिर, क्योंकि वो जो यूनिक मैक्सिमल आइडियल है वो किसी एक प्राइम एलिमेंट से जनरेट होगी, होगी ना। यूनिफॉर्माइजर बोलते हैं इसको। तो पाई प्राइम एलिमेंट, एक ही प्राइम एलिमेंट होगा, नहीं तो दो प्राइम एलिमेंट होंगे तो फिर वो क्या कर देंगे,
दो प्राइम आइडियल्स जनरेट कर देंगे और हर कोई नॉन जीरो प्राइम आइडियल मैक्सिमल होती है पीआईडी में। सो ये वाला ट्रू है। आर हैज काउंटेबली मेनी आइडियल्स। अब आपको अगर आइडियल्स चाहिए, हर कोई आइडियल क्या होंगी, एम को डिवाइड करेंगी, राइट। आई मीन टू से एम डिवाइड करेगी हर आइडियल को, राइट, क्योंकि एवरी आइडियल इज कंटेन्ड इन अ मैक्सिमल आइडियल इन अ कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। अब जहां एक ही मैक्सिमल आइडियल हो तो वहां सारी की सारी आइडियल क्या करेंगी, इसके अंदर कंटेन होंगी ना। अब इसके अंदर कंटेन होंगी तो इसके किसी फैक्टर से जनरेट होंगी ना, होंगी ना, पाई के किसी फैक्टर से, क्योंकि पीआईडी है तो सिंगल एलिमेंट से जनरेट होंगी। तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे, पाई के फैक्टर्स क्या होंगे बताओ, सॉरी नॉट फैक्टर, मल्टीपल। ओके, सो मल्टीपल से जनरेट होगी, पाई, पाई स्क्वायर, पाई क्यूब, यही इसके मल्टीपल है, राइट। और मल्टीपल्स भी होंगे, मे बी आप कह सकते हो कि सर कोई और एलिमेंट ले लो, आर इंटू पाई। आर पाई क्या उसका मल्टीपल नहीं होगा, होगा, लेकिन वो एसोसिएट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पाई के अलावा, पाई अकेला प्राइम एलिमेंट है, अब पाई के अलावा तुमने कोई एलिमेंट आर लिया जो पाई की पावर का फॉर्म का नहीं है, तो वो तो यूनिट है ना फिर। आर विल बी अ यूनिट, देन इट विल बी एसोसिएट। If it is not a unit, then it must be divisible by pi, because pi is the unique element, unique prime element, है ना। R is the unique prime element, इसका मतलब ये सारी आइडियल्स होंगी, इसको सारे ध्यान से समझ लो। तो ये काउंटेबल है, ठीक है, और ये गलत हो जाएगा। समझ में आई बात, सिंपल सी बात है। पूछ लो, अगर कोई क्वेश्चन है किसी का तो पूछो। आशीष, समझ में आई बात, क्या हुआ, हाँ या ना तो बताओ। हेलो। हाँ जी, समझ में आई बात। यस सर। ओके, पक्का। सर ये जुलाई 25 में भी सर ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था, मतलब। हाँ, लोकल पीआईडी पर। यस सर। वो भी मैंने करवाया हुआ है बच्चों, तो उसको देख लेना, ठीक है। सारे क्वेश्चंस, सारी प्ले लिस्टें हैं। सो आई एम स्ट्रांगली सजेस्टिंग यू गो थ्रू ऑल द प्ले लिस्ट, ऑल द क्वेश्चंस जो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट फील होते हैं या आपको लगता है कि इसमें सर ने क्या बताया होगा, पक्का उनसे गो थ्रू हैं। सारी प्ले लिस्ट मैंने आपको बता दी हैं कहाँ पे आपको मिलेंगी, राइट। और उन क्वेश्चनों में जैसे मैं इनमें आपको बता रहा हूँ तो सोच लो उनमें भी मैंने बहुत कुछ बताया होगा, ओके। सो एंड वेन एवर यू वॉच अ क्वेश्चन सॉल्यूशन इन द यूट्यूब, जस्ट कमेंट, मुझे पता चलता है कि ये लड़का या लड़की देख रहे हैं, ठीक है, आपके नाम से। चलो, ये बहुत आसान है, 2026 का ग्रुप है तो सीधे लिख देता हूँ 2 इंटू, ये आपका प्राइम है, और ऐसा या तो ग्रुप डाइहेड्रल होगा या फिर क्या होगा, और साइक्लिक होगा 2p ऑर्डर का, बस। अब फिर ज्यादा खेल आसान है, आप लोग कर लेना, ठीक है, कोई कठिन वाला काम नहीं है। सो लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम। सो Z2, ये लोकलाइजेशन है, ठीक है, एट 2। सो आप देखो, MN लोकलाइजेशन है तो लोकल होगा, और डेट का एंडोवन का लोकलाइजेशन है तो पीआईडी होगा। जो कॉम्यूटेटिव अलजेब्रा पढ़े हुए हैं वो एकदम कर लो, देखो, ठीक है। और ये डिस्क्रीट वैल्यूएशन रिंग है क्योंकि लोकल पीआईडी है, लोकल पीआईडी डिस्क्रीट वैल्यूएशन रिंग है, तो हर कोई एलिमेंट ऐसे लिखा जा सकता है, यूनिट। तो ये वाला ट्रू हो गया, आइडियल टोटली ऑर्डर्ड हो गई। और फिर ये यूक्लिडियन डोमेन, सिंपल डी वैल्यू को क्या डिफाइन करो, एन करो, एन लोकल पीआईडी ऑलरेडी, ये बात खत्म, ठीक है। कॉम्यूटेटिव अलजेब्रा पढ़िए तो समझ गए होगे। अमन, क्लियर है। हाँ हाँ सर। अब देखो, अब जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो सुन। तो इसमें एक चीज आप देखो, हर किसी एलिमेंट को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर n इंटू यू, यू जहां यूनिट है, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, u इज अ यूनिट, ठीक है, u इज सम यूनिट, ठीक है। या आप ऐसे लिख दो कि u इक्वल टू m/n या a/b, और a/b का GC, a b, 2 डज नॉट डिवाइड्स a, डज नॉट डिवाइड्स b, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। मतलब 2 जो भी हमने फैक्टर था 2 वो बाहर निकाल लिया है, ठीक है ना।
समझ गए जी? ए बी जेड के एलिमेंट है, ठीक है, देख लो। क्योंकि देखो 2n को डिवाइड नहीं करता, m को डिवाइड करता होगा, बस जितना भी डिवाइड करता होगा यानी कि पॉजिटिव फैक्ट मतलब पॉजिटिव पावर आएगी तो वो मैंने बाहर लिख दिया। अब वो बाकी की बची यूनिट होगी। समझो कि जैसे मान लो समझाने के लिए 3/5 है, तो 5/3 उसके अंदर है, राइट? क्योंकि अगर ऊपर वाले को डिवाइड नहीं करता आपका 2, तो उसको उल्टा कर दो, नीचे वाले को तो ऑलरेडी नहीं करता है, तो वो यूनिट होगी, राइट? क्योंकि 2 डज नॉट डिवाइड्स डिनोमिनेटर वाले सारे एलिमेंट है। तो इसकी यूनिट से सारी ऐसी हैं, जब ऊपर वाले एलिमेंट को भी 2 डिवाइड नहीं करेगा तो वो यूनिट होगी। सारे एलिमेंट ऐसे लिखे जा सकते हैं। अब ये जो मैं आपको ऊपर बता रहा था ये वही है, एक लोकल पीआईडी का एग्जाम्पल। अभी ऊपर आपको दे रहा था ना, ये उसका ही एक एग्जाम्पल है जो यहाँ पे लिखा है मैंने ये सब, कि इधर ए इन आर और ए इनवर्स इन आर, या तो ए आर में होगा, अगर ए आर में नहीं है तो फिर उसका इनवर्स आर में होगा, ठीक है? क्या ऐसा है इसमें? देखो इसका फील्ड ऑफ फ्रैक्शंस क्यू है, आप चेक करके देखो, कोई भी एलिमेंट लो, फ्रैक्शन फील्ड ऑफ फ्रैक्शन से यहाँ क्यू से कोई भी एलिमेंट उठाओ तो आप देखोगे या तो वो Z2 में है या फिर उसका इनवर्स Z2 में है। ऐसा है क्या? चेक करके देखो आप। 1/2 ऑलरेडी इधर है, तो फिर 2/1 उधर होगा। देखो ऐसे एग्जाम्पल लो। 1/3 किस में है? Z2 में है ऑलरेडी, राइट? 1/5 25/26, 25/26 कहाँ है? जल्दी से बोलो। Z2 में नहीं है, राइट? तो उसका इनवर्स करो, 26/25 वो Z2 में है, राइट? तो ये एक एग्जाम्पल है उसका लोकल पीआईडी का, ठीक है? और इसमें जो मैं प्राइम एलिमेंट की बात कह रहा था वो 2 है। पी की जगह एक अकेला प्राइम एलिमेंट होगा तो वो 2 है। सो अब बाकी की कहानी तो आसान है। टोटली ऑर्डर्ड बाय इंक्लूजन। टोटली ऑर्डर्ड बाय इंक्लूजन माने कोई भी दो आइडियल लोगे, जैसे कोई भी दो आइडियल ली, मान लो कि इससे जनरेट होने वाली, या दूसरा एलिमेंट लो कि 2 किससे की पावर 3 से जनरेट होने वाली, ठीक है? तो कौन किसके अंदर कंटेन होगी? ऐसा होगा, हाँ, ठीक है। मल्टीपल्स क्या करते हैं? छोटी आइडियल्स को जनरेट करते हैं, ध्यान रखना। ए स्क्वायर और ए से जनरेट होने वाली आइडियल में ए स्क्वायर से जनरेट होने वाली आइडियल कंटेन होगी ए के अंदर, ठीक है? तो फिर टोटली ऑर्डर्ड है। दूसरा ये भी क्लियर है, देखो ये तो ऊपर वाला ही जैसी बात है कि देखो अगर आपने मान लो कि कोई ये ले लिया यूनिट, तो सारी यूनिट आपस में एक दूसरे को डिवाइड करती हैं। अब अगर m बड़ा है तो ये डिवाइड करेगी ऑब्वियसली। अगर m बड़ा है, यूनिट्स आपस में सबको डिवाइड करती हैं। u और t ले लीजिए, यहाँ पे अलग अलग यूनिट्स हो सकती हैं, ठीक है? जरूरी नहीं है यू सेम हो, तो यू और टी आपस में एक दूसरे को डिवाइड करते हैं ऑब्वियसली। सो m बड़ा है तो ये भी ठीक है। Z2 इज अ यूक्लिडियन डोमेन। Z2 इज नॉट अ प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, गलत है। प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है, सारी आइडियल्स सिंगल एलिमेंट से जनरेट होंगी, वो आप देख सकते हो, ठीक है? कोई भी दो एलिमेंट लेना, ठीक है? वैसे भी a डिवाइड्स b डिवाइड्स a आ गया, तो ये मैंने आपको पहले भी कराया है। a डिवाइड्स b और b डिवाइड्स a, इससे पीछे एक क्वेश्चन करा रहा था ना उसमें, कि सारी आइडियल क्या होती हैं, कोई भी मतलब फाइनाइट एलिमेंट से जनरेट होने वाली आइडियल क्या होती है? प्रिंसिपल होती है, मतलब समझ गए ना? आसान है। तो अब देखो इसमें क्या डी वैल्यू डिफाइन करोगे, आप बता सकते हो? u2n की डी वैल्यू यूक्लिडियन डोमेन के लिए। देखो ये वाली यूक्लिडियन एल्गोरिथम की प्रॉब्लम ऑलरेडी हट चुकी है कि सेटिस्फाई होगी या नहीं होगी, क्योंकि एक या तो ए बी को डिवाइड करता है, बी ए को डिवाइड करता है, तो वो वाली प्रॉब्लम ही नहीं है। क्योंकि कोई भी दो एलिमेंट पिक करते हैं तो हम ना, कि हम कहते हैं ना कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होगा, जहां आर की डी वैल्यू लेस देन क्या होगी, डी वैल्यू ऑफ बी, या फिर जीरो होगा आर। वो प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज ए डिवाइड्स बी, बी डिवाइड्स ए ऑलरेडी। सो आर इज ऑलवेज जीरो। सो लेट मी नो कि क्या डिफाइन करेंगे आप, बता सकते हो? क्या डिफाइन करेंगे? एन इज ग्रेटर देन जीरो, ओके ठीक है ठीक है। क्या डिफाइन करेंगे, बताओ? सर ये डिग्री जो होगा, टू का जो डिग्री होगा n। अच्छा,
इन एन डिफाइन करोगे तो यूनिट की डी वैल्यू क्या होती है? यूनिट की तो डी वैल्यू 1 होती है ना, नहीं हाँ होती यूनिट की? तो फिर अगर आप एन 0 हुआ तो अब यूनिट की डी वैल्यू 0 आ जाएगी, तो ऐसा तो नहीं करो, कुछ और डिफाइन करो, या फिर ये बताओ कि सर यूक्लिडियन एन डोमेन। प्लस वन। सो n+1 इज वो सब कुछ सेटिस्फाई कर रहा है? n+1 डी वैल्यू वाला आप बताओ, सब कुछ क्या होता है? वो पहली कंडीशन क्या होती है? जल्दी बताओ, वो पहली कंडीशन क्या होती है यूक्लिडियन डोमेन की? सो नो वन रिमेम्बर्स। मैं पूछ रहा हूँ, मुझे नहीं पता है। बताओ पहली कंडीशन, एक तो यूक्लिडियन एल्गोरिथम होती है, फर्स्ट वाली क्या होती है? डी ऑफ क्या होता है? डी ऑफ ए क्या होना चाहिए, ऐसे क्या होता है बताओ? बी ऑफ ए बी या लेस देन, व्हाट इज दैट द फर्स्ट कंडीशन? D of AB less than D of A or D of AB is less than D of B. अच्छा, लेस देन तो नहीं होता भाई, ऐसे डी वैल्यू तो बढ़ेगी। ऐसे फॉर एग्जांपल आप सोचो, जेड भी तो यूक्लिडियन डोमेन है, डी वैल्यू होती है वो, आई मीन एन की डी वैल्यू होती है मॉड एन, तो फिर ऐसे दो एलिमेंट को प्रोडक्ट करेंगे तो डी वैल्यू तो बढ़ेगी ना। चलो ठीक है, यू कैन चेक, ओके। सो यूक्लिडियन डोमेन आएगा। अब आते हैं इस वाले में, इसको बड़े ध्यान से समझना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। करण आया है, नहीं आया? देखो सो ये क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर एवरी एन ग्रेटर देन 2 देयर एग्जिस्ट एन इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल ओवर क्यू ऑफ डिग्री एन ऑल ऑफ हुज रूट्स आर इरेशनल। ठीक है, तो भाई आप सबसे पहले क्या ले लीजिए, मैं आपको एन डिग्री का मुझे क्या चाहिए, गैल्वा एक्सटेंशन देने वाला हूं, ठीक है। आई वॉन्ट टू गिव यू अ गैल्वा एक्सटेंशन ऑफ डिग्री एन, ठीक है। अगर मैंने आपको डिग्री एन का गैल्वा एक्सटेंशन दे दिया तो ये वाला हो जाएगा ना टोटली रियल, टोटली रियल, राइट। पहले इसको समझो कि अगर मैं आपको ऐसा एक्सटेंशन दे दूं गैल्वा क्यू एल्फा आर के अंदर हो जहां, और एन डिग्री का गैल्वा एक्सटेंशन हो, तो इसकी इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल एन डिग्री की होगी, सारे रूट्स आर के अंदर होंगे, रैशनल हो नहीं सकते तो इरेशनल होंगे। क्लियर? रिएक्ट एटलीस्ट, मुझे पता तो चलेगा आप समझ रहे हो, ओके। तो देखो कैसे देते हैं। सबसे पहले आप क्या करो, मैं 2n डिग्री का एक गैल्वा एक्सटेंशन दे सकता हूं, फाइंड अ प्राइम सच दैट p इज कंग्रुएंट टू 1 mod 2n। ओके, मैं सोचा कैसे वो आपको बताऊंगा हाँ आगे। तो अगर हमने ऐसा फाइंड किया तो ये जो क्यू जी पी है, जीटा पी है, इसका जो गैल्वा ग्रुप होगा, क्यू जीटा पी की डिग्री कितनी होती है भाई ओवर क्यू? बताओ, p-1 ना। अब p-1 2n से डिवाइड हो रहा है, देखो। बीटा पी का बी में हाँ, p-1 किससे डिवाइड हो रहा है? 2n से, राइट। यहां पे दिख रहा है देखो 2n से, और ऐसा प्राइम हम फाइंड कर सकते हैं, राइट, डिरिचलेट प्राइम थ्योरम से। तो इसमें ये 2k+1 में इन्फाइनेटली मैनी प्राइम्स आएंगे ना, 1 और 2 वो हैं, ठीक है। तो डिरिचलेट प्राइम थ्योरम से आ सकता है। सो अब आप इसमें देखो, p-1 आ गया, p-1 को 2n डिवाइड्स p-1, सो देयर इज अ Galois extension of, so there is a unique Galois extension ऑफ क्यू, क्योंकि इसका जो गैलोआ ग्रुप होता है वो एबिलिन होता है, सारे इंटरमीडिएट फील्ड क्या होंगे, सेपरेबल तो होते हैं, नॉर्मल भी होंगे, तो गैलोआ ही होंगे, ठीक है। सो अब आप क्या करो, सो वो कौन सा एक्सटेंशन होगा जिसकी डिग्री, इसको देखो,
क्यू जीटा पी है और क्यू जीटा पी इनवर्स है वो ये है, एन डिग्री का एक्सटेंशन ये है। तो 2n डिग्री का एक्सटेंशन ठीक है, गिव मी अ मिनट, थोड़ा सा मुझे कैलकुलेशन करने दो। तो इसकी इसके ऊपर डिग्री 2 है, हाँ मैं आपको ये बता देता हूं, ठीक है, इसकी इसके ऊपर डिग्री 2 है, देख सकते हो आप 2, क्यों बहुत आसान है देखो, क्योंकि जीटा पी इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करता है, एक्स स्क्वायर माइनस जीटा पी इनवर्स एक्स जीटा पी जीटा पी इनवर्स 1, ठीक है, इसके ऊपर। तो इसकी इसके ऊपर डिग्री कितनी है, 2 है, तो टोटल डिग्री तो 2, इसकी डिग्री कितनी थी यहाँ पे p-1 थी, सो टोटल डिग्री कितने आ जाएगी 2p-1, तो इसकी डिग्री इसके ऊपर p-1 आएगी, टोटल डिग्री p-1 थी ना, सो इसकी डिग्री ये है, तो p-1 शुड बी इक्वल टू 2 टाइम्स इसकी इसके डिग्री पर k, सो p-1/2 होनी चाहिए, इसकी डिग्री इसके ऊपर p-1/2 होगी, राइट, p-1/2, ये क्लियर है देखो। फिर ऊपर में लौटता हूं, लेकिन अब ध्यान से देखना, हाँ अब ऊपर जाते हैं वापस, देखो n डिवाइड्स p-1/2, राइट। अब इसको देखो, ये एक्सटेंशन जो है ना ये गैल्वा है क्यू के ऊपर, राइट, इंटरमीडिएरी एक्सटेंशन है, सारे इंटरमीडिएरी फील्ड्स क्या होंगे, गैल्वा ही होंगे क्यू के ऊपर, क्योंकि एबिलियन ग्रुप होता है इसका ना। तो n डिवाइड्स p-1/2 ना, अगर n p-1/2 को डिवाइड करता है तो देयर एग्जिस्ट, इसका नाम k रख लूं क्या, k और इसके बीच में f, ये n डिग्री का एक्सटेंशन होगा, n डिग्री गैल्वा एक्सटेंशन, ठीक है, होगा ना, क्योंकि या नहीं होगा, इसका गैल्वा ग्रुप भी तो एबिलियन ही होगा जो बीच में आ रहा है, तो n अगर डिवाइड करता है तो होना चाहिए, राइट। तो n इंडेक्स का क्या होगा उसके पास, जो इसका गैल्वा ग्रुप होगा उसके पास n इंडेक्स का सब ग्रुप होगा, क्योंकि एबिलियन है वो, एबिलियन ग्रुप के बारे में आप जानते हैं, n इंडेक्स का सब ग्रुप होगा, तो उसी के करस्पॉन्डिंग जो फिक्स फील्ड होगा वो क्या होगा, n डिग्री गैल्वा एक्सटेंशन, ठीक है। तो अब ये n डिग्री गैल्वा एक्सटेंशन आ गया, ये टोटली रियल है देखो, क्योंकि ये भी क्या है, रियल है, ये टोटली रियल है। अगर आप जीटा पी एंड जीटा पी इनवर्स को ऐड करते हो तो आपके पास क्या आता है, कॉस 2π/p, और वो रियल है, ठीक है। तो ये रियल फील्ड के अंदर कंटेन है, तो टोटली रियल एक्सटेंशन ऑफ डिग्री एन आ गया जो गैल्वा है, तो उसकी जो इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल होगी वो ये सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। तो पहला वाला सही हो गया, ये भी तो गलत है ऑब्वियसली, आप नॉन रियल रूट्स ला सकते हो, एवरी इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल ओवर क्यू ऑफ डिग्री एटलीस्ट 3 हैज अ नॉन रियल रूट, ये भी गलत हो गया, ऊपर इरेशनल वाले सारे दिखा दिए। देयर एग्जिस्ट एन सच दैट देयर इज नो इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल ओवर क्यू ऑफ डिग्री एन, ये तो गलत है, क्योंकि आप सिंपली ये ले सकते हो, ये इरेड्यूसिबल है एन डिग्री की पॉलिनोमियल, ओके, आइंस्टाइन क्राइटेरियन से ये हो गया। अब दूसरी बात जो वो वाला है कि हर कोई एबिलियन ग्रुप का किसी क्यू के एक्सटेंशन का गैल्वा ग्रुप होता है, तो वो भी इसी तरीके से आप कर सकते हैं, ये सेम आइडिया लगा के, डिरिचलेट प्राइम थ्योरम लगा के, और वो भी मतलब इस डिरिचलेट प्राइम थ्योरम लगाओ और इस तरीके के प्राइम्स लो, कोई एन ये ले लो, फिर जो मैं कल आपको बता रहा था सेम तरीका, ठीक है, वो भी किसी उसमें करा दूंगा मैं, ये वाला ऑलरेडी कर चुके हैं हम। देखो, लेट एफ आर टू आर बी अ कंटिन्यूअस फंक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इंप्लाई दैट एफ इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस, ये पीरियोडिक फंक्शन है, क्योंकि एफ एक्स इक्वल टू सुटेबल ट्रांसफॉर्मेशंस ये लाएंगे यहाँ पे -√2, राइट, ये -√3 -√2, ठीक है। तो पीरियोडिक कंटिन्यूअस फंक्शन इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस, सेकंड वाला भी सिंपली पीरियोडिक कंटिन्यूअस आ जाएगा, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस, एंड थर्ड वाला एफ इज इनफाइनेटली डिफरेंशिएबल, एंड इसके लिए मैंने आपको कल एग्जांपल दिया था, इसको चेक करना यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है या नहीं, किया आपने,
नहीं तो फिर दूसरा एग्जाम्पल दूंगा करके। एफ एक्स इक्वल टू ये सेटिस्फाई करता है। सो कुड यू चेक दैट इट्स यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस और नॉट? क्या लगता है आपको, है नहीं है? सो चेक इट। एफ इज कांस्टेंट ऑन अ डेंस सबसेट। कोई भी डेंस सबसेट में जब कंटिन्यूअस फंक्शन कांस्टेंट होता है तो खुद ही कांस्टेंट होता है, तो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस। इसके लिए आसान है, ये बता देता हूँ। एक्स की पावर एन जी एक्स, जी जहाँ कंटिन्यूअस फंक्शन है और जी वन इक्वल टू जीरो है तो हमेशा यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होता है। तो चार ऑप्शन चुनना बहुत आसान है अब। ठीक है, इसको प्रूव करने की कोशिश करना। बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है, इंटरव्यूज में पूछी जाती है और बहुत बार मैंने देखा है नेट में और बहुत सारे एग्जाम्स में पूछी जाती है। ओके, सो ये वाला सिंपली एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस है। यहाँ पे एक गलती हो गई थी, यहाँ पे आप जी ऑफ एफ रख लेंगे बस। ठीक है, और सारा कमाल फिर देखो वही बन जाता है। राइट, ऐसा बन गया है, एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस है और मैंने आपको दिया है जी ऑफ वाई। राइट, जी क्या है? कंटिन्यू बाउंडेड कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल फंक्शन। इसका मतलब है लिपचिट हो जाएगा। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन वगैरह आएगा, फिर वहां से आप ज्यादा काम आप कर सकते हैं। एफ जीरो इक्वल टू वन लेना था। ठीक है, जी वन इक्वल टू जीरो है? नहीं, जी वन इक्वल टू भी जीरो देना था फिर मुझे, तो यहाँ पे जीरो लिख देता हूँ। ठीक है, चलो। सो रियल एनालिसिस का अब आप कर लेंगे, ऊपर कराए हैं आपको ऐसे क्वेश्चन से मैंने। ठीक है पक्का? ओके, अब अगला वाला है, इसको तो सारी दुनिया कर सकती है, तुम्हें क्या। तो इनका कोई रूल ही नहीं होता इन क्वेश्चनों का, आजकल आपको पता है, क्योंकि कोई भी बच्चा जाए जिसने नेट की तैयारी की है वो इसको करके आता है। आपको भी पता है ना, कोई ऐसा बच्चा जो नहीं करता है। तो फिर ये मेरिट में कोई रोल ही अदा नहीं करते। लेकिन ये मेरिट में कोई रोल अदा नहीं करते, इसलिए तुम छोड़ मत देना। ठीक है, कट ऑफ में फिर छोड़ने पे रोल अदा करते हैं लेकिन करने पे ज्यादा अदा नहीं करते। और छोड़ दिया तो फिर तो करते ही कर लेंगे 4.75 मार्क्स। ठीक है, करने पे भी करते हैं क्योंकि करना जरूरी हो गया ना, इसलिए। अब ये वाला है, देखो टेल कन्वर्जेंट है, फाइनेटली मैनी टर्म्स हटा दिए तो कन्वर्जेंट होगी सीक्वेंस ऑब्वियसली। ये वाली सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, तो अब ये ऑब्वियसली कन्वर्जेंट सीक्वेंस है मान लो। ठीक है, तो ये क्या कन्वर्जेंट होनी चाहिए? आप बताओ क्यों होनी चाहिए इधर वाली कन्वर्जेंट? एक्स एन, जल्दी से। वाई एन कन्वर्जेंट है तो बताओ। देखो, जेड एन नाम दे दो इसका, ये कन्वर्जेंट है जेड एन, वाई एन कन्वर्जेंट है, तो एक्स एन क्या आएगी? जेड एन माइनस वाई एन। ठीक है, दोनों कन्वर्जेंट का डिफरेंस कन्वर्जेंट हो जाएगा, इसलिए सही है। और ये गलत है। ठीक है, सिंपली एग्जांपल ये बोल रहा है केवल कि किन्हीं भी दो टर्म्स का डिफरेंस, कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस क्या आना चाहिए? टू आना चाहिए। ऐसा दे सकते हो एग्जांपल जिसमें कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस टू आ रहा हो हमेशा, कोई भी दो बोले तो कांस्टेंट सीक्वेंस बन सकती है। या ऐसे एग्जांपल मैंने आपको बताया था ना, जैसे ये है, इसमें अगर देखोगे तो एंड ये अब ये नहीं बोल रहा, हाँ ये नहीं बोल रहा कि कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस टू है। मैं आपसे सिर्फ ये बोल रहा था कि केवल आप ऐसा ला सकते हो क्या, ऐसा ला सकने से फिर लिमिट भी वो हो जाएगी। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि टर्म्स का डिफरेंस वो होगा। सो टू की ओर टेंड करेगा, जैसे इसमें जीरो की ओर टेंड कर सकता है। अब टू बनाने के लिए शायद आप बना लेंगे, मैंने रूट एंड सीक्वेंस दी आपको। माइनस वन की पावर एन, माइनस माइनस वन की पावर एन। ओके ठीक है, माइनस वन की पावर एन है। फिर क्या है? माइनस वन की पावर एन प्लस वन। ठीक, तो ये टू आ रहा है हमेशा, माइनस वन की पावर एन, और उधर वाला क्या आएगा? एक और जुड़ गया उस पर, माइनस वन की पावर एन प्लस टू। ठीक है, तो ये आप सेम सेम होंगे, अलग अलग तो नहीं हो सकते। ये सेम सेम होंगे ना, माइनस वन की पावर एन जो आएगी वही माइनस वन की पावर एन प्लस टू आएगी, तो ओवरऑल ये डिफरेंस टू आएगा। ठीक है ना, तो इन्होंने सही कहा। ये है द सीक्वेंस ई टू द पावर एक्स एन इज कन्वर्जेंट, ये गलत है। माइनस एन डाइवर्जेंट है लेकिन ई टू द पावर माइनस एन कन्वर्जेंट है, इसलिए। ठीक है, अब आते हैं इस वाले में। डी लेट, डी आपकी ओपन यूनिट डिस्क है, बाई एन आउटोमॉर्फिज्म माने बाइजेक्टिव होलोमॉर्फिक मैप। तो इसमें सिर्फ आप याद रखें कि ई की पावर टू पाई बाई एन आई, ये कितने से रोटेट करता है?
2 पाई बाई n से रोटेट करता है ना, किसी भी वेक्टर को मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसे, माने ये आपकी यूनिट डिस्क है, आप यूनिट डिस्क को रोटेट करो, रोटेशन से भी तो उसके वो हैं। आप सोचो कि यूनिट डिस्क रोटेट हो रही है, अपने मन में ऐसे करके सोचो, किसी भी डिग्री से रोटेट करो तो वो बाइजेक्टिव होलोमॉर्फिक मैप है, राइट। आई मीन टू से जेड गोज टू दिस, ठीक है। तो इनका ऑर्डर n है अगर आप देखो तो, ठीक है। तो यही सब पूछा है, देखो आउटोमॉर्फिज्म n ग्रुप भी बनाता है, आपको बताया है, सब कुछ बताया है। फॉर एवरी n द ग्रुप और d कंटेन्स एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर n, ये सही है। देयर एग्जिस्ट n, ये गलत है। और d हैज एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2, एक तो रोटेशन हो गया, दूसरे बहुत सारे एलिमेंट और बता सकते हो क्या जिनके ऑर्डर 2 हो? आपसे मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि मैंने स्वार्ट्ज़पिक लेम्मा में आपको इसके प्रूफ में आपको बताए थे ऑर्डर 2 के एलिमेंट बहुत सारे, इनफाइनेटली मैनी। बताना चाहेगा कोई जिनका ऑर्डर 2 है? z माइनस ए बाई 1 माइनस ए बार z, मतलब फाइव z है वो। ओके, तो अब देखो आप इनका ऑर्डर कितना है, ठीक है। क्या फिर आप ऐसे सोचो, क्या सभी ओली में अभी एक क्वेश्चन आगे बन सकता है, हाँ, क्योंकि सारी तो मैप ऐसे दिखते हैं e टू द पावर आई थीटा। फिर अब क्वेश्चन बनता है क्या सारे एलिमेंट का ऑर्डर फाइनाइट है? इट इज अ ग्रुप वेयर एवरी एलिमेंट हैज फाइनाइट ऑर्डर। तो अब e टू द पावर आई थीटा का भी, अब आप सोच लो ज्यादा, ठीक है। इट इज ट्रू और नॉट, क्या सारे एलिमेंट फाइनाइट ऑर्डर के हैं, क्या फिर इनफाइनाइट ऑर्डर के भी एलिमेंट हैं? इट्स योर वर्क, ठीक है। अब इसका ऑर्डर 2 ही होता है, वेरीफाई दैट। सो और डी इज अ फाइनाइट ग्रुप, ये तो गलत है क्योंकि आपके पास इनफाइनाइटली मैनी रोटेशंस ऑलरेडी हैं, और ऊपर वाले सही होंगे तो वैसे भी ये गलत होगा, इतना ध्यान रखना। एफ सी टू सी बी एन एंटायर फंक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इंप्लाई दैट एफ इज कांस्टेंट, इसको कौन कौन कर पाए? मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको करो, मुझे करने की आवश्यकता ना पड़े। और नीचे वाला स्वार्ट्ज़पिक लेम्मा है सिंपल, तो मुझे कराने की आवश्यकता नहीं है। आप मुझे बताओ कि ये कौन कौन कर सके। मैं तीसरा वाला, मुझे कोई बताएगा तीसरे वाले का आंसर, कि मतलब एफ यहां से बाहर बाउंडेड है, इधर से इधर, ये 5 है, ये बीच में रियल एक्सिस है, तो मतलब अनबाउंडेड हो सकता है, तो इसमें हो सकता है, ज्यादा बाउंडेड है। तो कोई कुछ बोलना चाहेगा तीसरे के बारे में? मुझे अच्छा लगेगा अगर आप में से कोई आंसर बताए तो। सर वो mod z लेस देन इक्वल्स टू 5 पे भी वो बाउंडेड हो जाएगा, कैसे? क्योंकि एनालिटिक है तो कंटिन्यूअस है, तो मतलब कॉम्पैक्ट को कॉम्पैक्ट लेके जाएगा। ओ, एक्चुअली ये गलत हो गया, मैं क्वेश्चन कुछ और देना चाह रहा था, सॉरी। मैं जो लिखा है मैं वो देना चाह रहा था, लेकिन मैंने ये दे दिया एक्चुअली बाहर। मैं रियल पार्ट ऑफ वो लिखना चाहता था। चलो कोई नहीं, अगले में आएगा क्वेश्चन। अब तो आसान बन गया सारा ना। एफ इज बाउंडेड ऑन अपर हाफ प्लेन ई टू द पावर, क्या आएगा? ई टू द पावर आई जेड, ठीक है। देखो इसका मॉड करोगे तो ई टू द पावर माइनस वाई आया, वाई ग्रेटर देन जीरो है, वाई टेंस टू इन्फिनिटी पे जीरो आएगा, तो बाउंडेड है। रियल और इमेजनरी एक्सिस में दोनों में जो बाउंडेड है बताओ, रियल और इमेजनरी एक्सिस बताओ। रियल और इमेजनरी एक्सिस का मतलब क्या है? आई वाई और आई एक्स अगर आप पुट करोगे तो बाउंडेड आना चाहिए, बताओ। ई की पावर आई जेड स्क्वायर का क्या वो है? माइनस आई जेड स्क्वायर, या ऐसे करके बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो जैसे ई की पावर, ई की जगह एक्स रखो, एक्स रखने पे तो क्या आएगा? ई की पावर माइनस आई एक्स आ गया, ठीक है। इसका मॉड क्या आया? 1 आया, राइट। हम्म। और दूसरी जगह ऐसे करके देखो, राइट, बन जाएगा। आई मीन टू से यू कैन मेक, अगर ई टू द पावर आई वाई रखते हो, माइनस आई का स्क्वायर भी -1 होता है, राइट। तो ये आई वाई स्क्वायर आ जाएगा ई टू द पावर आई वाई। अब वाई टेंस टू इन्फिनिटी पर तो फिर ये हो जाएगा, इसलिए माइनस आई कैसे आए, तो यहाँ प्लस आई रखा जाए तो ठीक होगा, लेकिन फिर वो एक्स में काम बनाएगा। ऐसे करके आप बना सकते हो, ओके। आई मीन एग्जाम्पल कर लोगे कंस्ट्रक्ट?
e⁻i का यूज करके? यस और नो, जस्ट लेट मी नो। आप देखो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप ऐसा क्वेश्चन, ऐसा फंक्शन बनाने की कोशिश करना जिसका मॉड ये आए, ठीक है? कि इसका मॉड अगर ये आ जाता है तो फिर y कहीं को भी जाए ये तो फाइनाइट ही है, और फिर रियल एक्सिस में क्या होगा, y 0 होता है तो ऑब्वियसली ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है? ऐसी कोशिश करना, नहीं बनेगा देन लेट मी नो, बट बनेगा, ओके? सो चलो, आज के लिए इतना ही करते हैं। अब पहले वाले पार्ट बी के क्वेश्चन में कुछ मैं आपको जल्दी जल्दी बता दूं, और तो आपने कर लिए होंगे जो कठिन कठिन है वो बता देता हूँ, ठीक है? जो आपको नहीं आए तो आप टिक कर लेना, जो आपको नहीं आए वो मैं आपको बता दूंगा, जो आपको आए फिर वो नहीं बताऊंगा, ठीक है? कैसा है? अगले वाले में जल्दी से, ठीक है? ओके, आज के लिए इतना ही रखते हैं, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। और लेट मी से समथिंग फ्रॉम माय साइड, जितना भी काम दिया है आई होप कि आप रिलीजियसली फॉलो कर रहे होंगे, ठीक है? सारे कर रहे हैं ना? क्रैश कोर्स में जो लेक्चर्स दिए हैं, एट द एंड ऑफ द कोर्स आपको रिग्रेट नहीं होना चाहिए। हमने कोर्स ज्वाइन किया, फिर वो सारी चीजें नहीं करोगे तो फिर बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी, फिर कल आपको एग्जाम देने के बाद पता चलेगा, क्योंकि एग्जाम जब आपका हो जाएगा, एग्जाम में आप वापस आएंगे, क्योंकि मेरे वीडियो फिर मेमोरी बेस्ड वीडियो देखेंगे आप, तब आप, मैं वहां पे बोल रहा हूँ कि ये चीज वहां पे थी, ये चीज वहां पे थी, देन आपको ये फील ना हो कि भाई हमने उस समय क्यों की नहीं, क्योंकि अभी आपके पास ऐसा समय है जहाँ पे आपको पूरा उसको सार्थक करना चाहिए, ठीक है? पूरा का पूरा समय अपने पढ़ने में लगाओ और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर करने में लगाओ, ताकि आपको फ्रेशली चीज़ें वहाँ पे याद रहें, ठीक है? जब आप एग्जाम में बैठें और आप उत्तम प्रदर्शन कर पाए, ठीक है? मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन आपकी तरफ से अगर पूरा प्रयास नहीं हुआ तो बात गड़बड़ हो जाएगी। समझ गए आप लोग? ठीक है ना? अब अगला मॉक टेस्ट आपका रखते हैं, तो आज तो हमने सॉल्यूशन डिसाइड किया, रुको, दो मॉक टेस्ट और करते हैं, ठीक है? एक वो जो तीन आपने दिए थे उसको मैं एक मान सकता हूँ, 1 2 3 को, जो इससे पहले आपने दिए थे, क्योंकि उसके सॉल्यूशन भी आपको मुझे बताने हैं, तो फिर मुझे टाइम भी चाहिए। सो 1 2 3 को एक मानता हूँ, इसको एक दूसरा मानता हूँ, एंड इसके बाद दो और करते हैं। तो उसके लिए मैं डेट फिक्स करता हूँ, ठीक है? और पूरा कंप्लीट स्केड्यूल आपको देता हूँ कि इस दिन ये करेंगे, इस दिन ये करते हैं, ताकि पहले डिसाइड हो जाए। उसको हम स्ट्रिक्टली फॉलो करने का प्रयास करेंगे, और उसके अकॉर्डिंगली आप लोग भी अपना वो करो, ठीक है? और कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या आती है तो मुझे टेलीग्राम में मैसेज करो, ठीक है? टेलीग्राम में करना। आप लोग सारे हमारे जो नए बच्चे हैं वो टेलीग्राम ग्रुप में हैं, हमारे बड़े वाले टेलीग्राम ग्रुप में, उनके पास मेरा टेलीग्राम अकाउंट है। देखो व्हाट्सअप में करेंगे तो मैं अवेलेबल नहीं रहता हूँ, एंग मैथमेटिक्स के व्हाट्सअप में और सारे लोग भी रहते हैं, टीम वगैरह, ठीक है? इसलिए जल्दी रिप्लाई नहीं भी आ सकता है, ठीक है? सो आज के क्लास में इतना ही करते हैं, आप सभी लोगों के साथ बहुत अच्छा लगा, ठीक है? कल मुलाकात करेंगे।